हेलो, क्या हाल चाल भाई साहब है। यस सर, कैसे हो? अब जो है, जल्दी ही हम बेटा लाइव क्लास में मिलेंगे। ठीक है, मुझे पता है कि आप लोग सोच रहे होंगे सर कब लाइव आएंगे। बिल्कुल ठीक है। अब ये काम करते हैं, ये आखिरी अधूरा काम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा केपीपी नंबर 1 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की। प्लीज ट्राई कर लीजिएगा, एज ए काइंड ऑफ रिवीजन के लिए देख लीजिएगा एटलीस्ट। ठीक है, और इस केपीपी में हमको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, स्पेशली लैंग्वेज क्रैकिंग। काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे मैंने इसमें डाले हैं जानबूझ के, जो मुझे लग रहा है कि एक्सपेक्टेड है फॉर जेई एडवांस। क्या पता एज इट इज मैच भी कर जाए। ठीक है ना? ठीक है, तो जो है, जो भी क्वेश्चन अगर किसी बच्चे के पास समय नहीं है पूरी केपीपी लगाने का, तो एक बार रीडिंग जरूर ले लीजिएगा। ठीक है, अगर कोई सवाल आप क्रैक कर ले रहे हो कि यार इसमें तो ये दे रखा है, ये करके स्नेल्स रूल लगाएंगे आंसर आ जाएगा, तो मत कीजिएगा। लेकिन कोई सवाल आपको ऐसा लग रहा है अरे यार ये तो पहली बार देखा है, ठीक है, तो उसको जरूर ट्राई कर लीजिएगा आप। ठीक है, जैसा कुछ सवाल में, जैसे डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, उसका म्यू चेंज कर दिया, आपको पता है, मैं मानता हूं आप कर लोगे इस सवाल को। लेकिन आप अगर एक बार पेन चला लोगे और एज इट इज सवाल इससे मिलता जुलता एग्जाम में आ गया, उसका फायदा मिलेगा, है ना? कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा आपका। ठीक, तो ये चीजें हैं, तो मैं यहाँ पे केपीपी नंबर 1 डिस्कस करने जा रहा हूँ। मैंने आप लोगों के मैसेज पढ़े, एक बच्चा कह रहा था सर सेमी कंडक्टर करा दो। तो बेटा पहले पता तो कर ले सेमी कंडक्टर जी एडवांस में है या नहीं है। ठीक है, कुछ भी बोल रहा है, लेकिन इस चीज का ध्यान रखना कि इस बार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जी एडवांस में है। आ रही बात समझ में? और वो जो ऑप्टिक्स का जो दूसरा पार्ट था, जो पहले जेई मेंस में हुआ करता था, केवल जेई मेंस में, जिसमें आपका पोलराइजेशन वाला पार्ट है, वो भी है। तो प्लीज वो भी नोट्स उसके एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। नोट सफिशिएंट है, क्योंकि अगर कोई सवाल आएगा तो नोट्स के दम पे ही हो जाएगा। और अगर कोई सवाल बहुत टफ आया तो समझ जाइएगा कि उसको हमको छोड़ना रहेगा। ठीक है, और रही बात आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जितना मैंने क्लास में कराया है, आप प्लीज उसको अच्छे से कर लीजिएगा। आ रही बात समझ में? इलेक्ट्रोवेटिव जो मैंने आपको क्लास में कराया है वो अच्छे से कर लीजिएगा। अब या तो सवाल उसी इर्द गिर्द आना है, ठीक है, उसी इर्द गिर्द आएगा तो भाई साहब मुझे पूरा भरोसा करके ले आओगे, उसमें थोड़ी सी मैथ्स ऐड कर देगा, ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशन ऐड कर देगा। सपोज कोई सवाल बाकी बहुत टफ बना दिया उसने, ठीक है, तो इसका मतलब समझ जाना कि एडवांस में छोड़ने से भी सिलेक्शन होता है। अरे बात समझ में, इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो आप जो मैंने कंटेंट कवर कर रखा है वो देख लीजिएगा। नहीं तो किसी के पास समय नहीं, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ढूंढने में दिक्कत आ रही है, तो कोई बात नहीं, यूट्यूब पे चले जाना। यूट्यूब पे जो मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की क्लास ले रखी है, मैंने वहां पे रिकॉर्डेड वीडियो डाल रखा है जी वाला चैनल पे। ज्यादा लंबा नहीं है, 3 घंटे का ही है। ठीक है, तो 1.5x पे देखेगा तो भी तेरा काम जो है 2 घंटे के अंदर हो जाएगा। तो वो एक बात देख लीजिएगा, उससे तेरा रिविजन हो जाएगा। दैट्स फॉर द बेसिक फंडामेंटल। ठीक है, वो चीज तेरे सारे फंडामेंटल क्लियर हो जाएंगे तो यस देयर इज हाईली पॉसिबिलिटी कि आप सवाल कर सकते हो। लेकिन क्योंकि एडवांस ने पहली बार ऐड किया है ना, तो हम कुछ आइडिया नहीं लगा सकते कि किस प्रकार का सवाल पूछा जाए। हो सकता है काफी आसान पूछ ले, हो सकता है मॉडरेट पूछ ले, हो सकता है भैया कुछ और खेल जाए। ठीक है ना? तो ये चीजें हैं। तो लेकिन खैर, क्योंकि एक रिलेटिव एग्जाम है ये, है ना, रिलेटिव एग्जाम को तो समझ जाओ, कोई क्वेश्चन टफ है तो भाई सबके लिए टफ है, काहे लोड लेना इस बात का। ठीक है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा फिर भी आपको कोई 10 सवाल अगर मुझे अच्छे मिल जाए, ठीक है, तो अगर मिल जाए, मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। एक बच्चा कह रहा था सर इसके क्वेश्चन दे दीजिएगा, ठीक है, तो वो मैं अगर मिलेंगे तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा विद सॉल्यूशन के साथ। ठीक है ना? चलो, नहीं तो आप जितना मैंने क्लास में कराया ना उतना आप कर लीजिए। ओके, तो यस, धीरे धीरे जर्नी हमारी ये समाप्त होने की तरफ जारी है। बहुत मेहनत किए हो बेटा आप लोग, ठीक है, और आप लोग भी, हम सब लोग। ठीक है, खैर ये सब बातें हम करेंगे इससे अगली क्लास में। अभी पहले मैं जल्दी से एक लेक्चर रिकॉर्ड करके आपको भेज देता हूँ, यहाँ पे मैं डिस्कशन कर देता हूँ केपीपी नंबर 1 का। केपीपी नंबर 1 इज गुड फॉर योर लैंग्वेज प्रॉब्लम। ठीक है, क्वेश्चन जब आप, बिलीव मी, जब आप पहली बार क्वेश्चन देखेंगे तो आपको लगेगा यार क्या समझ में नहीं आ रहा, कैसे होगा, डर लग रहा है। लेकिन जब आप उसके अंदर घुसोगे, चीजें जो गिवन है वो लिखोगे, फिर आप सॉल्व करोगे, तो फिर आपका आंसर आ जाएगा। और फिर उसके बाद जब बाहर निकलोगे तो तुम्हें लगेगा बड़ा आसान सवाल था। यही एडवांस के क्वेश्चन के साथ होता है कि जब आप एडवांस के क्वेश्चंस वहां पे अटेंड कर रहे होते हो तो आपको बड़ा मुश्किल सा लगता है, टफ लगता है, यार पता नहीं, यार पता नहीं होगा नहीं होगा। फिर जैसे ही आप सॉल्व कर लेते हो या नहीं कर पाते हो और बाहर आके सॉल्यूशन देखते हो तो आपको लगता है तो बड़ा आसान सवाल था। तो उसी प्रकार के क्वेश्चंस मैंने इस केपीपी में डाले हुए हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं भाई, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, कोई सवाल बहुत आसान होगा, मैं हिंट देके निकल जाऊंगा। ठीक है, इसने ऐसा बोला भाई साहब, एक रॉड है, रॉड जो है डूबी हुई है पानी के अंदर। ठीक है, पता नहीं कितनी डूबी है, लेकिन इसने ऐसा बोला है कि जो रिलेटिव डेंसिटी है वुड की वो 0.7 है, और रॉड की लेंथ है 100 सेंटीमीटर। इसका मतलब mg बराबर बॉयंसी अगर आप करोगे, क्योंकि रॉड इक्विलिब्रियम पर है, दैट मींस इसका 70% पार्ट पानी के अंदर डूबा होगा। इसका मतलब ये तो मुझे समझ में आ गया कि 70 सेंटीमीटर हो जाएगी। 70 सेंटीमीटर अंदर है, 30 सेंटीमीटर बाहर है। इसने पूछा है कि आप ये बता दो, क्या बता दो, अपरेंट लेंथ बता दो कितनी होगी। तो अपरेंट लेंथ क्या लिखोगे, अगर आप ऊपर से देखोगे तो ये 30, तो 30 आपको एज इट इज दिखेगा।
ये तो इसमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन ये जो 70 है, ये 70 दिखेगा 70 बाई म्यू, और म्यू की वैल्यू कितनी है मेरे भाई 4/3। खत्म कहानी। इसके बाद सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करके आपका जो भी आंसर आएगा दैट विल बी योर आंसर। इजी, इट इज ए इजी क्वेश्चन, इजी सवाल, लेकिन इसी क्वेश्चन को थोड़ा और मुश्किल बना के लैंग्वेज के साथ तोड़ मरोड़ के कहीं ना कहीं फ्रेम किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, आसान सवाल है लेकिन लगाना बहुत जरूरी है, प्लीज लगा लीजिएगा इस सवाल को। इस क्वेश्चन में उसने बोला है कि भाई हमने एक स्लैब है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख दिया है, एक बार मैं देख लेता हूँ। ग्लास स्लैब इज प्लेस्ड बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर ई। ठीक है भाई साहब, विद द रिफ्रैक्टिंग सरफेस ए बी परपेंडिकुलर, सारी कहानी उसने प्लेस कर दी है। उसने बोला भाई साहब म्यू जो है स्लैब का वो चेंज हो रहा है, इस तरफ बाई है, बाई के हिसाब से चेंज हो रहा है। ठीक है, थिकनेस ऑफ द स्लैब इज टी, फाइंड द हाउ मच क्लोजर एज कंपेयर टू द ओरिजिनल डिस्टेंस जो है द ऑब्जेक्ट अपीयर टू द ऑब्जर्वर। बेसिकली सीधी सी बात है, उसने शिफ्ट पूछ लिया, तो हमें पता है शिफ्ट का फॉर्मूला। तो ये क्योंकि म्यू चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब मैं एक काम करूंगा, एक्स पे जाके dx लेंथ का एक छोटा सा स्लैब पकड़ लूंगा। ये y है, मैं x से सॉल्व कर लेता हूँ, हमारे x में ज्यादा आदत होती है ना। तो x पे जाके dx लेंथ का एक छोटा सा स्लैब पकड़ लेता हूँ। ये स्लैब कितना सा शिफ्ट करेगा, बोले सर स्लैब का शिफ्ट होता है थिकनेस, स्लैब का ये होता है 1 - 1/u, ये होता है। ठीक, इंसिडेंट इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट स्लैब इतना शिफ्ट करता है, t होता है थिकनेस। तो यहाँ पर थिकनेस कितनी हो गई है सर, वो हो गई है dx इंटू 1 - 1/म्यू। म्यू की वैल्यू कितनी है सर, म्यू की वैल्यू है म्यू नॉट 1 + x। मैं x लिख रहा हूँ इसलिए y मत लिख देना, पता चला तुमने y लिख दिया। ठीक है, ठीक है सर। तो सर ये हो गया हमारा, ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया इस लाल वाले ने जितना जो है शिफ्ट किया होगा, और मुझे तो टोटल शिफ्ट चाहिए, तो 0 से लेकर t आप इसको क्या कर दोगे, इंटीग्रेट कर दोगे। ठीक है, बस इतना ही है। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ एक बार, तो एक बार जरा वेरीफाई कर लेते हैं आंसर। तो ये जाएगा देख म्यू नॉट 1 + x, अब सही जा रहा है ना, म्यू नॉट की वैल्यू दे रखी है क्या, चेक कर लेते हैं भाई। म्यू नॉट की वैल्यू दे दे तो ठीक है, म्यू नॉट नहीं देनी पड़ी, नहीं चलो नहीं दी, कोई बात नहीं, चलो सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा भाई साहब म्यू नॉट प्लस म्यू नॉट एक्स। ठीक है, मेरे हिसाब से ये बहुत ही बेहुदा तरीका है, सॉरी। ठीक है, इसको ऐसे ही सॉल्व कर लो, इंटीग्रेशन करोगे 1 का इंटीग्रेशन आ जाएगा t माइनस, ठीक है, ये इंटीग्रेशन आ जाएगा 1/म्यू नॉट। ठीक, यहाँ से आ जाएगा dx/1 + x, जो कि हो जाएगा ln x, ln 1 + x, तो ln 1 + t अपॉन ln 1 + t अपॉन 1। ठीक है, ये आई थिंक ज्यादा बेटर है, तो मुझे लग रहा है एक ही लाइन में आपका यहाँ से आंसर भी आ गया है। पहले तो पता नहीं क्या कर रहा था यार मैं, सॉरी। ठीक है, खैर ये इसमें आप मुझसे कई गुना बेटर होंगे, मुझे पता है, आपने क्योंकि इंटीग्रेशन के भरपूर सवाल लगा रखे होंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने ये रहा, आई होप ये आपको डेफिनेटली डाउट आया होगा, क्योंकि इसमें सॉरी थोड़ा डेटा मिसिंग है, मैं डेटा यहाँ पे गिवन कर देता हूँ। डेटा ये है कि ये है 3 मीटर, ठीक है, और ये जो एंगल है ये तुम्हारा है 53 डिग्री। ठीक है, और ये है 5 मीटर। ठीक, 53 दे दिया, इसका मतलब 5 तो आप निकाल ही लोगे। ये डेटा है बेसिक, ये देना चाहिए यार। अब तुमको ऐसा क्यों देना चाहिए, लॉजिकली बात कर यार, है ना। देना तो इसलिए चाहिए, नहीं दोगे तो फिर बताओ, फिर भाई चेंज जैसे जैसे आगे जाएगा वैसे वैसे आपका एक्सचेंज हो रहा है ना, तो म्यू बदलता चला जा रहा है। खैर सवाल चेंज करते हैं, सवाल पे आते हैं। सॉरी, सवाल में उसने ऐसा बोला है कि यहाँ से लाइटर को ऐसा सीधा फेंक के मारा है, तो बताओ क्या, कि बता दो भाई साहब फाइंड द रेंज ऑफ ए की वो वैल्यू बता दो कि लाइट रे ए बी से बाहर ना आए। इसका मतलब मैथमेटिकली खेलना चाह रहा है वो। रेंज के बारे में बात करने का मतलब हो गया कि सर कहीं ना कहीं TIR करवा रहा है वो। तो लाइट रे जो बिल्कुल सीधी जा रही है, दैट मीन्स वो चाह रही है कि यहां से लेके इधर निकल जाए या फिर उसका TIR हो जाए। इन ऑल द केस, क्योंकि हमें सवाल की जो है नियत से ही पता चल गया कि कहीं ना कहीं ये हमसे खेलना चाह रहा है इनइक्वालिटी का साइन, तो भैया सीधी सी बात है, ये OB है 53 है तो 37, ये 53 तो ये वापस हो जाएगा 37। ठीक, ठीक है, लेकिन अब सर ठीक है सर जी, सर ये बिल्कुल सीधा क्यों जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे की तरफ जाएंगे, जैसे जैसे हम आगे की तरफ जाएंगे, भले ही म्यू चेंज हो रहा है, लेकिन लाइट को तो आपने नॉर्मली टकराया ना, लाइट तो नॉर्मली जा रही है, तो नॉर्मली का मतलब एंगल आई 90 नहीं होता है। कुछ बच्चे 2-3% बच्चे यहाँ भी गलती कर देते हैं कि एंगल आई 90 नहीं, एंगल आई 0 है। तो जब एंगल आई 0 है तो म्यू की कुछ भी वैल्यू हो, आर तो 0 होगा ही, म्यू1 sin i बराबर म्यू2 sin r। दैट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि लाइट रे जब सीधी जाएगी सीधी जाएगी सीधी जाएगी, तो जब वो यहाँ पहुंचेगी, ठीक है, ठीक है सर जी, जब वो यहां पर पहुंचेगी तो सर हम ये बोल सकते हैं कि लाइट जा रही है बिल्कुल सीधे, दैट मीन्स इस जगह पे जब ये पहुंचेगी तो सर ये एंगल कितना हो जाएगा, 37 डिग्री हो जाएगा बाई आवर ज्योमेट्री। तो ये जो 37 है इसको बड़ा होना पड़ेगा, किससे, थीटा सी से, तभी TIR होगा, तभी लाइट उधर नहीं जाएगी। मैं दोनों तरफ साइन ले लू तो साइन 37 शुड बी ग्रेटर देन साइन थीटा सी। साइन 37 कितना होगा भाई साहब, 3/5 इज ग्रेटर देन साइन थीटा सी। साइन थीटा सी क्या होता है, छोटा म्यू बटे बड़ा म्यू। छोटा म्यू मतलब रेयर का
बड़ा म्यू मतलब सर ये वाला म्यू नॉट प्लस ए एक्स, ये वाला। ठीक, ठीक है सर जी, उल्टा कर दे इसको, 5/3 इज लेस देन 4/3 प्लस ए एक्स, इसको इधर लेके आ जा, 1/3 इज लेस देन ए इंटू एक्स। अब x की वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब क्योंकि मैंने आपको 3 मीटर दे दिया, ये ना देता तो फिर जाहिर सी बात है डिस्टेंस कुछ कितनी भी होती है, अब कैसे बताते हैं इस चीज को, इसलिए डेटा गिवन करना जरूरी था। तो सर अगर ये 3 मीटर है, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, उसने यहाँ पे लिखा हुआ कहीं, मैंने देखा था अभी थोड़ी देर पहले, मिड पॉइंट ऑफ ओए, क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो जितना ये उतना ही है, जितना ये उतना ही है, दैट मीन्स इसका ही जस्ट आधा हो जाएगा। अगर ये 3 मीटर है तो 3/2 हो जाएगा। इसका मतलब ये डिस्टेंस अगर 3/2 है तो ये यहाँ पर ये x बराबर 0 है, तो यहाँ x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ वैल्यू पुट करूंगा 1/3 इज लेस देन a इंटू 3/2, इसको मल्टीप्लाई कर दे, a की वैल्यू आ जाएगी 2/9 से ज्यादा। ये तुम्हारा आंसर, ठीक है। तो अगर किसी बच्चे से नहीं हुआ कोई बात नहीं भाई, ठीक है, वो थोड़ा सा डेटा मिसिंग था। आई होप अब आपको सवाल समझ में आ गया होगा, पैटर्न समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन मेरे भाई हमने काफी कर चुके हैं कि हम स्लैब लगाया करते थे, फिर पूछा करते थे कि बताओ इमेज, फाइनल इमेज कहाँ बनेगी। लेकिन इस सवाल में थोड़ा सा डिफरेंस, थोड़ा सा चेंज है कि इसने ये पूछ लिया कि थोड़ा रेंज वेंज बता दो। तो ये क्वेश्चन में डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। क्या पूछा उसने, मैं सीधा बाकी सारी चीजें बेटा आप पढ़ लेना, मैं सीधा मुद्दे की बात पढ़ लेता हूँ। इसने बोला कि एट व्हाट डिस्टेंस डी फ्रॉम द मिरर, अच्छा डी बताओ, ठीक है, रखो सो दैट फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड इनसाइड द स्लाइड इटसेल्फ। कोई कहना चाह रहा है भाई साहब डी की रेंज बता दे कितनी होनी चाहिए कि फाइनल इमेज स्लैब के अंदर बने। तो पहली बात तो एक बात बताओ, स्लैब का काम क्या होता था, शिफ्ट करना। अगर आपको याद हो तो स्लैब का काम शिफ्ट करना होता था। और सर अगर आपको एक चीज याद हो, ध्यान से देखना, बोले मान लो हमने यहाँ स्लैब रख रखा है, ये कोई मिरर है, ठीक है। तो अब हुआ क्या है, हुआ यह है कि ऑब्जेक्ट को आपने रखा था कुछ 60-62 दूरी पर, कितना था भाई साहब, ठीक है, 65 सेंटीमीटर दूरी पर, ठीक। तो भाई साहब ऑब्जेक्ट से रेज निकली, स्लैब से टकराई, स्लैब से इंटरेक्शन हुआ, स्लैब ने शिफ्ट किया, अब जाके मिरर पे टकराई। तो जब मिरर पे टकराएगी तो मिरर उनसे बोलेगा कि जाओ तुम जाओ और 30 सेंटीमीटर दूर जाके मिल जाओ। मतलब मिरर ने जो इमेज बनाई है वो 30 सेंटीमीटर दूर जाके बन गई। परंतु सवाल में ये पूछा है कि मिरर के द्वारा बनाई गई इमेज या फाइनल इमेज। अक्सर जो भी कोई इस प्रकार के सवाल होते हैं आपने देखा होगा, इन सारे केस में अक्सर फाइनल इमेज ही पूछता है। तो फाइनल इमेज का मतलब है कि आफ्टर ऑल पॉसिबल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है। उसने आपसे पूछ ली कि भाई साहब आप ये बता दो, डी की वैल्यू बता दो आफ्टर ऑल पॉसिबल, ठीक है। यहां पर ये जो स्लैब है, सपोज इससे डी डिस्टेंस दूरी पे रखा हुआ है, तो उसने पूछा है कि आफ्टर ऑल पॉसिबल रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन फाइंड द वैल्यू ऑफ डी, डी की वो वैल्यू बता दो, डी की वो रेंज बता दो कि इमेज स्लैब के अंदर बन जाए। क्लियर है, ठीक है। तो इसका मतलब समझो, अगर मैं आपसे टोटल इवेंट पूछूं ना कि टोटल इवेंट कितने हो रहे हैं, तो 5 इवेंट हो रहे हैं यहां पर। सबसे पहले इसके साथ रिफ्रैक्शन, फिर इसके साथ रिफ्रैक्शन, 2 हो गया, फिर मिरर के साथ रिफ्लेक्शन, 3 हो गया, फिर क्या होगा, लाइट रे आएगी वापस स्लैब से इंटरेक्ट करेगी 2 बार, तो 5 इवेंट हो गए। अब ध्यान से समझना, अक्सर क्या होता है कि हम लोग ये जल्दबाजी में कोई बीच का कोई इमीडिएटर इमेज निकाल के हम लोग आंसर निकाल देते हैं। आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि लाइट को आप ट्रैप नहीं कर सकते। आप बोल नहीं सकते कि लाइट आ गई यहीं रुक गई, खत्म कहानी, ठीक है। कि सपोज मिरर ने बोला कि भाई 30 पे जाके मिल जाओ, तो इसका मतलब लाइट गई और 30 पे जाके मिल गई रे सारी और बस कहानी यहीं खत्म हो गई। नहीं, लाइट वहां पे रुकी नहीं है, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। लाइट और मूव कर रही है और भाग रही है। तो दैट मीन जब वो 30 वाले पॉइंट को इसने बोला भाई वहां जाके मिलो, तो उसके बाद फिर से वापस वो इंटरेक्ट करेंगी, डेफिनेटली करेंगी। ईच एंड एवरी केस में वो वापस स्लैब से इंटरेक्शन करेंगी ही करेंगी, क्योंकि लाइट रे मिरर से टकरा के वापस आ रही है, वापस आ रही है तो स्लैब से इंटरेक्शन होगा ही होगा। और अगर स्लैब से इंटरेक्शन होगा तो स्लैब फिर उनको बोलेगा कहां जा रही है, बोले उधर जा रही है, बोले 2 सेंटीमीटर आगे चलो, ठीक। तो ये बेसिकली यहां पर खेम है। दैट मींस अगर मैं आपसे पूछूं पहला सवाल, बोले भाई साहब बताओ डी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, डी की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो एक तो ये बात समझ में आ गई कि सर यहां पे देखो 2 तरह की, जाहिर सी बात है रेंज के बारे में बात कर रहा है। मैंने कहा हाँ भैया रेंज के बारे में बात कर रहा है। तो सर देखो यहां पे 2 तरह की वैल्यूज मेरे को देखने के लिए मिलेगी। उसने बोला इमेज को कहां बनाना है, स्लैब के अंदर बनाना है। दैट मीन स्लैब के अंदर कहीं यहां पर भी बन सकता है, या यहां पर भी सॉरी यहां पर भी बन सकता है, या यहां पर भी बन सकता है, या इनके बीच में कहीं पर भी बन सकता है। मैंने कहा ठीक है। अब फाइनल इमेज कहां बनेगी पहले आप ये डिसाइड करो। सर ये तो श्योर है कि फाइनल इमेज जो बनेगी वो इस पोल से 32 सेंटीमीटर दूर बनेगी, चाहे स्लैब कहीं भी हो। सर ऐसा क्यों कह रहे हो, मैंने क्योंकि स्लैब का काम यही है। स्लैब का काम यह है कि मैं 2 सेंटीमीटर शिफ्ट कर दूंगा, खत्म कर, लाइटर को आप रोक नहीं सकते, ट्रैप नहीं कर सकते।
लाइटर गई, टकरा के स्लैब से इंटरेक्ट करी, भाग गई। तो इसका मतलब जो फाइनल इमेज बनी होगी वो ये तो श्योर है कि भाई साहब इसने 30 पे भेजा होगा और स्लैब को दोनों पार्ट को अगर मैं कंसीडर कर लूं तो स्लैब ने 2 सेंटीमीटर शिफ्ट कर दिया होगा। तो फाइनल इमेज बनी तो 32 पर होगी। दैट मींस अगर फाइनल इमेज यहां बनी है तो ये डिस्टेंस तेरा 32 सेंटीमीटर एज इट इज हो गया। डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, डायरेक्ट फाइनल जहां बनी होगी वो पोल से 32 सेंटीमीटर दूरी पर होगी। ठीक है सर, तो यस देयर इज अ क्वाइट पॉसिबिलिटी यहां पर। ठीक है, दूसरा सर अगर मैं यहां से पूछूं कि भाई डी की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि इस प्रकार से जाके भिड़ गया हो यहां पर डी की हमको कहीं ना कहीं मिनिमम वैल्यू देखने के लिए मिल जाएगी। मैंने कहा हाँ भाई साहब। सो इन दैट केस जो फाइनल इमेज होगी वो अभी भी पोल से बनेगी 32 सेंटीमीटर दूरी पर ही, इररेस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन ऑफ द स्लैब। ठीक, तो दैट मींस इस केस में बोले सर यहां इमेज बन गई होगी। मान लो हमें तो 2 जगह बनानी है, या तो यहां बनानी है या यहां बनानी। जब यहां बनानी होगी इमेज, स्लैब के अंदर के बारे में बात बोला, तो यहां बनी होगी तो ये 32 हो गया, साफ साफ दिख रहा है। ठीक, और अगर यहां बनानी होगी तो सर होगा तो ये 32 ही होगा, तो ये भी 32 ही, परंतु ये डिस्टेंस कितनी है, डी है। उन्हें डी की वैल्यू आपसे पूछ ली और ये कितना है, बोले सर ये 6 है। इसका मतलब यहां से जो डी की मिनिमम वैल्यू आ रही है वो तुम्हारी निकल कर आ गई 32 - 6 बराबर 26। इसका मतलब जो डी की वैल्यू होगी मेरे भाई वो आपकी क्या होनी चाहिए, बोले 26 से तो ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है सर, 26 से ज्यादा होनी चाहिए और सर 32 से कम होनी चाहिए। और अगर डिटेल में और ज्यादा एनालाइज करना चाहे तो तू कर सकता है। ठीक है, बस कहानी एक ही मुद्दे पे टकी है कि फाइनल इमेज विल बी एट ए डिस्टेंस ऑफ 32 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल। ठीक, अब तेरे को खेलना है कि भाई साहब वो किस हिसाब से आपसे डी की वैल्यू पूछना चाह रहा है, वहां पर उसने मैथ्स को इन्वॉल्व कर दिया, बस खत्म हुआ। ठीक है, ठीक है सर, ओके। नेक्स्ट, अगला पार्ट। ये क्वेश्चन खुद से कीजिएगा, इस तरह के सवाल हमने बेटा क्लास में बहुत किए हैं। ठीक है, इसमें कुछ नया नहीं है, ये सवाल भी खुद से कीजिएगा। यहाँ पे वो मत लगा देना μ3/v - μ2 μ1/u बराबर μ3 - μ2, वो 3 वाला मत लगा देना, वो केवल थिन के लिए होता है, याद रखना मेरी बात। ठीक है, तो यहाँ करना क्या है सर, सबसे पहले यहां से लेके यहां तक के लिए स्नेल्स लॉ लगाओ और जरूरत पड़े तो वहां से लेके वहां तक के लिए बताओ। जो हम लोगों ने एडवांस के क्वेश्चंस पीवाईक्यू देखे थे उसमें इस प्रकार के काफी सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर कोई बच्चा चाहे तो उसको छोड़ भी सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्लास में कराया हुआ सवाल है। ठीक है, लेकिन मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए दे दिया था ताकि आपका रिवीजन बढ़िया हो जाए एक बार हो। उसने बोला एट व्हाट एंगल द प्रिंसिपल एक्सिस डज द इमेज बिगिन टू मूव। इमेज बता दो किधर मूव कर रही हो। तो आपको करना क्या है कि सर इसके 2 कंपोनेंट होंगे सर, एक इधर और एक इधर। ठीक है, क्या इसने कुछ बोल रखा है क्या, डिस्टेंस वेलोसिटी वगैरह दे रखी है क्या? इसने बोला पॉइंट ऑब्जेक्ट यू लाइज एट डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। ठीक है, देख मैं इस सवाल को करने का तरीका बता रहा हूँ, बढ़िया तरीका देख। तो मान लेना इसकी स्पीड इधर भी u है और मान लेना कि इसकी स्पीड इधर भी u है। सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूं। अक्सर आप इसको मान लेते हो, भी यू मान लेते हो। ठीक है, यू नहीं तो वी मान ले। ठीक है, बी मान ले। अक्सर हम इधर भी मान लेते हैं इस तरफ, तो बी कॉस 45 बी साइन 45, तो अननेसेसरी हमारी कैलकुलेशन में √2 आ जाता है ना, तो वो परेशान करता है हर जगह। इसलिए बेटर होगा कि तू इसको बी मान ले और इसको भी बी मान ले, क्योंकि उसने आपसे क्या पूछा है, उसने आपसे एंगल पूछा है ना, खत्म कर। ठीक, ठीक है सर जी। अब इसके बाद आपको खेलना है। सबसे पहले बोले सर जी यहां पर जो भी होगी इमेज बनी होगी सर, उसकी 2 वेलोसिटी होगी। एक हो जाएगी एक्स वाली वेलोसिटी, वो कितनी हो जाएगी सर, m² टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, m² टाइम। तो आप इसका मैग्निफिकेशन निकालिएगा, ये निकाल लीजिएगा। और एक आपकी यहां से निकल के आ जाएगी मेरे भाई, कौन सी, बाई वाली वेलोसिटी। बाई वाली वेलोसिटी निकालने का तरीका क्या बताया था मैंने क्लास में, याद करो। मैंने बोला था चुपचाप लिख लेना मैग्निफिकेशन, या आप चुपचाप लिखना सर मैग्निफिकेशन होता है VU, दैट इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज कितना हो जाएगा सर, हाइट ऑफ इमेज बराबर HO इंटू, या मैग्निफिकेशन भी लिख सकते हो आप यहाँ पर HO इंटू M लिख सकते हो चाहो तो। ठीक, तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, इसका मतलब जिस रेट से हमारी हाइट चेंज हो रही है दैट इज इक्वल टू HO इंटू DM/dt प्लस M इंटू DHO/dt। मजे की बात यह है क्योंकि उसने ऑब्जेक्ट को एक्सेस पर ही रख रखा है, इसका मतलब यहां पर HO की वैल्यू हो जाएगी तेरी 0, तो DM/dt क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज इन y डायरेक्शन। ठीक है, दैट इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन जो भी आएगा निकल के इनटू वेलोसिटी ऑफ इमेज DHO/dt, मतलब जिस रेट से HO चेंज हो रहा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्या है सर, ये आपका हो जाएगा यहां से V, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ना, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन y डायरेक्शन। क्लियर है? ये तब है जब ये प्रिंसिपल एक्सिस पर है। अगर प्रिंसिपल एक्सिस पे ना गिवन होता, सपोज वो आपसे ऐसा कहता कि भाई साहब हमने तो यहां से इधर इधर फेंक के मारा है, सपोज उसने ये वाली हाइट दे दी कुछ ना कुछ, HO उसने दे दी यहां पर, फिर कैसे करेंगे?
एक बार ये भी देख ले, ये भी आना चाहिए आपको, क्या पता एडवांस में आ जाए इस प्रकार का सवाल, ठीक है। क्योंकि उसने इस प्रकार जो है सेम सारी कहानी सेम कर रखी है, मतलब इधर भी वेलोसिटी v है, इधर भी वेलोसिटी v है, HO दे रखा है, ये एंगल 45 डिग्री। बोला आप कैसे करेंगे? मैंने कहा भैया आप करेंगे ऐसे ही जैसे अभी यहाँ पे किया था, करेंगे ऐसे ही, ठीक। तो लिखना अभी भी आपको यही है, यही स्टेप फॉलो करना आपको, यही वाला कि सर dHi/dt, मैंने कहा ठीक है भाई साहब, इक्वल टू HO इंटू dm/dt, मैंने कहा ठीक है, प्लस m इंटू dHo/dt। अब यहां पे dm/dt क्या है ये तो अलग से निकाल ले। मैग्निफिकेशन क्या होता है भाई साहब? मैग्निफिकेशन होता है v/u। तो यहां से तू लिख सकता है dm/dt बराबर नीचे वाला फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ ऊपर वाला फंक्शन माइनस ऊपर वाला फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ नीचे वाला फंक्शन बटे नीचे वाले का होल स्क्वायर। क्या u और v दोनों आपको पता है? हाँ जी पता है। ये dv/dt क्या है? dv/dt है वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग द प्रिंसिपल एक्स एक्सिस, ठीक है। ठीक है, जो यहां से आएगी वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग द प्रिंसिपल। ये है क्या? जिस रेट से v चेंज हो रहा है, जिस रेट से v चेंज हो रहा है, मतलब जिस रेट से इमेज की डिस्टेंस चेंज हो रही है पोल से, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि हो जाएगी m स्क्वायर टाइम्स ऑफ, ठीक है, जो कि हो जाएगी m स्क्वायर टाइम्स ऑफ दिस। तो ये यहां पर पुट कर देना, माइनस v आपको पता है, u v दोनों आपको पता है, ठीक। और du/dt क्या है? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, जो कि कितनी है, और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक, जो कि कितनी यहां पर है v। तो ये वैल्यू पुट करके लेंथी जाएगा, लेकिन अगर एडवांस में सवाल आएगा तो सुकून से करना है ऐसे सवाल को, क्योंकि कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, अभी तक आया नहीं है, टपक सकता है। सेम केस अगर मिरर वाला केस होता तो मिरर वाले केस में भी हम ऐसे ही करते हैं, बस यहां पर एक एडिशनल माइनस साइन हो रहा जाता, उसकी मैथ्स आपकी ऐसी ही रहती जैसी आपकी यहां पर थी। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई साहब सपोज मिरर में आपको दे दूं, यहां पर ये मिरर दे दिया है, मैं आपसे कहूं कि भाई इस तरफ इसकी वेलोसिटी दे दी है और ये सपोज एंगल 45 दे दिया है, तो तोड़ना सवाल को ऐसे ही कि भाई इधर भी मान ले और इधर भी मान ले। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला पार्ट, अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अच्छा सवाल है विजुअलाइज करने के लिए, ठीक है। और एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इस क्वेश्चन को अच्छा बोलूंगा ताकि आप इसकी सिचुएशन को फ्रेम कर सकेंगे क्या यहाँ पे घट रहा है। मैं हमेशा बोलूंगा जब भी कभी तुम्हारे सामने इस प्रकार का क्वेश्चन आए, सबसे पहले कुछ चीजों पे ध्यान दीजिए कि वो जो डायग्राम गिवन है वो हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है, ठीक है, या फिर किस प्रकार की सिचुएशन वहां पे गिवन है, और जो जो डेटा है वो लिखते चलिए, ये हमेशा प्लीज फॉलो कीजिएगा, ठीक है, एग्जामिनेशन में। तो क्वेश्चन में उसने सब कुछ इस प्रकार से डायग्राम बना के दे दिया है कि यहाँ पर एक पैराबोलिक, यहीं पे बोला है ए कार इज ट्रेवलिंग एट नाइट अलोंग ए हाईवे शेप लाइक ए पैराबोला विद its vertices एट द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार स्टार्ट एट ए पॉइंट, ठीक है, 200 मीटर वेस्ट एंड 300 मीटर नॉर्थ ऑफ द ओरिजिन। अब ध्यान समझना कि ये है ईस्ट, ये है नॉर्थ, ये उसने दे दिया, ये ईस्ट ये नॉर्थ। अरे बस इस चीज को समझने की कोशिश करना, ठीक है। ये उसने गिवन कर दिया भाई इधर ईस्ट है इधर नॉर्थ है, इसका मतलब इधर वेस्ट है इधर साउथ है। इसका मतलब गाड़ी ने चलना स्टार्ट किया है, कहां से चलना स्टार्ट किया भाई साहब? द कार स्टार्ट एट ए पॉइंट इतना इतना नॉर्थ ऑफ द ओरिजिन, ठीक है भाई साहब। अब मतलब उसने लोकेशन दे दी एंड ट्रेवल ईस्टर्ली डायरेक्शन, ठीक है। देयर इज एन एनिमल स्टैंडिंग 200 मीटर ईस्ट एंड 100 मीटर नॉर्थ ऑफ द ओरिजिन। पहले एक काम कर, ये जो एनिमल है इसका लोकेशन लिख, यहां लिखने की बजाय सपोज मैं एनिमल को यहाँ लोकेशन अगर मैं इसका चेक करूं तो ये जा रहा है ईस्ट में 200 और नॉर्थ में 100, दैट मीन 200,100 इसका कोऑर्डिनेट है, यह एक एनिमल है, ठीक है। ठीक है सर जी। अब उसने क्या बोला है? उन्हें बोला व्हाट पॉइंट ऑन द हाईवे विल द कार हेडलाइट इल्यूमिनेट द एनिमल। वो कौन सा पॉइंट ऐसा होगा कि भाई साहब जो है गाड़ी से निकली गई रे वो एनिमल पे जाके तुम्हारी लग जाए, मतलब एनिमल को बेसिकली देख पाए। बेसिकली वो कौन सी जगह ऐसी होगी जहां पर ड्राइवर एनिमल को देख पाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन बेसिकली ये काइंड ऑफ आपकी मेंटल सिंपल एबिलिटी का सवाल है। ऑप्टिक्स इसमें बहुत कम है, मैथ्स इसमें थोड़ी सी ज्यादा है। कुछ नहीं करना, सबसे पहले तो एक बात बताओ, अगर गाड़ी आपकी यहां है तो हेडलाइट से कुछ इस प्रकार से रेज निकली हो। हाँ सर जी निकली है, क्या वो एनिमल को दिखेगी? नहीं दिखेगी। जब गाड़ी तेरी यहां पहुंच गई मान के चलो, क्या एनिमल को दिखेगी? नहीं दिखेगी। जब गाड़ी तेरी यहां थी तो हेडलाइट किधर थी? इधर थी। कर ये करके देखो एक बार, थोड़ा सा एक दो स्टेप आप चलो, जो सवाल वाला कह रहा है बस वो कर लो, एक बार करके देख लो, तुम अपना दिख जाएगा। क्या आप यहां से एक अंदाजा लगा पा रहे हैं कि हेडलाइट से निकली गई जो रे है वो टेंजेंट है, इस कर्व के टेंजेंट है, इस कर्व के टेंजेंट है। मजा आ गया भाई साहब सवाल पे। दैट मींस जब ये गाड़ी मान के चल गई यहां पहुंची होगी, यहां पर पहुंची होगी, इस जगह पर पहुंची होगी, ठीक है, मैं इसको छोटा सा बना देता हूं, इस जगह पर पहुंची होगी, तो यहां से जो लाइट रे निकली होगी
ठीक, अगर एनिमल तेरा यहां पर है, ये तेरा एनिमल है, मैं यहां बना रहा हूं, यहां बनाने की बजाय, ताकि हाँ इसलिए बना रहा हूं ताकि डायग्राम बिल्कुल बढ़िया बढ़िया मस्त मस्त बने, तो बढ़िया समझ में आए। तो इसका मतलब लाइट रे फटाक से यहां से गई होगी और यस ये जाके इस पे पहुंच गई। तो उसने ये पूछ लिया कि हमें ये बता दो कि इस जगह का कोऑर्डिनेट अगर x नॉट कामा वाई नॉट है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी। दिस इज द क्वेश्चन। यही पूछा है ना उसने, चेक कर लेता हूं। एट व्हाट पॉइंट ऑन द हाईवे, ठीक है भाई, अब उसने ये आपसे पूछ लिया है। ठीक है, ठीक है, चलो सवाल शुरू करते हैं। हमारे पास क्या क्या डेटा गिवन है, अब ये सवाल आए ये भी सोचो, डेटा क्या गिवन है, पूछा क्या है। ठीक है सर, हमारे सामने डेटा एक ये गिवन है कि पैराबोला है। हाँ सर, पैराबोला, पैराबोला की इक्वेशन दे रखी है, नहीं दे रखी है, निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये कैसा पैराबोला है, बोले सर y तो हमेशा पॉजिटिव है, दैट मींस ये पैराबोला है सर y बराबर 4। देख यहां हमेशा y पॉजिटिव है, ये वाला पैराबोला, ये वाला पैराबोला नहीं है। ठीक है, तो ये कौन सा पैराबोला है, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay वाला पैराबोला है। मैं तो उसको ऐसे याद रखता हूँ, देख भाई हमेशा पॉजिटिव है ना, हाँ एक्स निगेटिव हो या एक्स पॉजिटिव हो, कुछ भी रख भाई, यहाँ से पॉजिटिव आएगा। ठीक है सर, क्योंकि उसने बोला था ये जो लोकेशन है इसकी गाड़ी की वो 200,200 दे रखा है, पीछे की तरफ 200 और ऊपर की तरफ 200। भैया मजा आ गया, ये भी 200 ये भी 200, इसका मतलब पैराबोला की इक्वेशन आ गई। मैं यहाँ पे 200 पुट कर दूंगा सर, 200 गुणा 200 बराबर 4 इंटू ए गुणे में y की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, y की वैल्यू है मेरे भाई 200। धार धार 200 200 कैंसिल आउट, ए की वैल्यू निकल के आ जाएगी 50। जैसे ही मैं ए की वैल्यू 50 यहां पे रखूंगा, मुझे पैराबोला की इक्वेशन पता चलेगी, एक्स स्क्वायर बराबर 50y। इसका मतलब मेरे को पैराबोला की इक्वेशन पता चल गई। और ये वाला पॉइंट क्योंकि पैराबोला की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, तो आप पहली इक्वेशन तो आप लिख सकते हो एक्स नॉट स्क्वायर बराबर 50 इंटू वाई नॉट। लिख ले, पता नहीं कहां जरूरत पड़ जाए, क्योंकि ये पॉइंट पैराबोला पर है। मैंने कहा ठीक है। अब यहां से जो लाइट जा रही है वो एनिमल तक पहुंच रही है, ये क्या है, ये टेंजेंट है। इट्स योर मैथ्स। तो टेंजेंट है तो इतना आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कि टेंजेंट क्या होती है। बोले सर टेंजेंट होती है, सर टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, बोले dy बाई डी एक्स एट दिस पॉइंट। तो अगर मैं यहां से dy बाई डी एक्स निकालूं तो ध्यान से देखना, इससे इससे मुझे dy बाई डी एक्स चाहिए, तो इसको डिफरेंशिएट कर दे x के रेस्पेक्ट में। तो यहां आ जाएगा dy बाई डी एक्स, ये आ जाएगा 2x, 2x बटे 50, इसका मतलब x बटे 25, x नॉट बटे 25 आ जाएगा इस जगह पर। ठीक है, ठीक है सर जी, x नॉट बटे 25 आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे तो भाई साहब किसी तरीके सवाल को तोड़ना है, अब मुझे इस डेटा का भी इस्तेमाल करना है। तो क्या मैं मैथ्स के कंसेप्ट से ये बोल दूं, बोले सर सीधी सी बात ये है सर ये पॉइंट है हमारा जहां पे गाड़ी थी, इस पर टेंजेंट थी। मैंने कहा हाँ टेंजेंट थी, तो सब वो टेंजेंट इस पॉइंट से भी तो पास कर रही है। तो मुझे अगर दो पॉइंट का मेरे को पता चल गया कोऑर्डिनेट, तो टेंजेंट तो मैं वैसे लिख सकता हूं y2 माइनस y11 x2 माइनस x1 के कंसेप्ट से। तो सीधा सर यहां से लिख दो ना, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। हो गया सवाल। ठीक, ये मैथ्स का सवाल हो गया। अब तू कहेगा सर इसमें तो y नॉट x नॉट फंस गया। मैंने कहा तो ठीक है, यहां से वैल्यू पुट कर दे, y नॉट की वैल्यू कितनी है, x नॉट स्क्वायर बटे 50, यहां पुट कर दे। 100 माइनस x नॉट स्क्वायर बटे 50 बटे 200 माइनस x नॉट। क्लियर है। अब तेरी ये प्योरली मैथ्स है, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर देता हूं भैया जल्दी से। x नॉट बटे 25 बराबर निकल के आई है सर 5000 माइनस x नॉट स्क्वायर बटे नीचे आ गया 50। ओके ठीक है, और ये आ गया 200 माइनस x नॉट। ठीक है, अब जरा चेक कर लेते हैं भैया। देख 25 से 2 बार मार दिया, 2 आ जाएगा। ठीक है, ये जो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, 2 400 x नॉट माइनस 2 x नॉट स्क्वायर, सही जा रहा है, बराबर 50,000 सॉरी 5,000 माइनस एक्स नॉट स्क्वायर। इसको उधर लेके चले आओ, ये आ जाएगा 2 एक्स नॉट स्क्वायर में से एक्स नॉट स्क्वायर क्या बचा, एक्स नॉट स्क्वायर माइनस 400 एक्स नॉट प्लस 5,000 बराबर 0। आई थिंक ये जा रहा है ना। अब इसको तोड़ने वोड़ने पता नहीं टूटे नहीं टूटे, तो भैया मैं डायरेक्ट लिख लेता हूं कि एक्स नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी सर, बी माइनस लगा के प्लस माइनस प्लस वाले लेंगे, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, 16 क्या आ गया 40 माइनस 4ac, 416 जा रहा है ना,
हाँ सर जी 16 जा रहा है। ठीक है, ठीक है सर जी। 4AC 5000 को 4 से गुणा करेगा भाई, 20,000 आ गया। 20,000। मेरे को लग रहा है कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है का, बट 2A इमेजिनरी जा रहा है भाई साहब यहाँ से तो। ठीक है, एक बार चेक कर लेता हूँ, शायद कोई गलती तो नहीं होगी। रुक जा एक मिनट। डी वाई बाई डी एक्स बराबर, मुझे डी वाई बाई डी एक्स में तो गलती नहीं लग रही भाई, एक्स स्क्वायर बराबर 4A बाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक्स स्क्वायर बराबर 4A बाई है। ठीक है, और एक्स स्क्वायर बराबर 4A बाई, एक्स की वैल्यू 200 पुट कर दी। ठीक है, और ये 200 पुट कर दिया है, 200 200 बाई की वैल्यू 200। यहाँ पे मेरे को गड़बड़ लग रही है, इसमें कुछ गड़बड़ हुआ है। ठीक है, 50, ये 200 होगा। अरे यार सॉरी, ये 200 होगा। अब मैं कट नहीं लगाऊंगा, ठीक है, मैं कट नहीं लगाऊंगा, तो यहीं से समझ लेना। ठीक है, ये 200 होगा, तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, एक्स स्क्वायर, एक्स नॉट स्क्वायर बटे 200। ठीक है, ये 200 हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा भाई, ये भी चेंज हो जाएगा है ना। तो ये है एक्स, यहां से देख लेते हैं, यहां से अगर मैं यहां से डी वाई बाई डी एक्स पूछूंगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा 2x बटे 100, दैट मीन x बटे 100। ठीक है, तो ये x बटे 25 ना होकर x बटे 100 हो जाएगा। आई थिंक अब तो ये सवाल क्रैक हो चुका है, अब सवाल तुम सॉल्व कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई दम नहीं। ठीक है, अब तेरा क्वाड्रेटिक बन जाएगा, इसके बाद सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी आंसर आएगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर, और आप चाहो तो उसके बाद यहाँ पे छोड़ सकते। ठीक है, चल भैया आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मैं भैया इसको डिलीट कर रहा हूं। ठीक है, अगला पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। हमने इस तरह का सवाल तो देखा था कि कोई मिरर है और ऑब्जेक्ट भाग रहा है, तो इमेज कितनी वेलोसिटी के साथ भागेगी, ये तो हमने देख लिया। लेकिन कोई एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट अगर दौड़ रही है और मिरर भी दौड़ रहा है, ठीक है, मिरर भी दौड़ रहा है और ये भी दौड़ रहा है, तो ऐसे सवालों के लिए भी आप तैयार रहिए, जरूर तैयार रहिए। सवाल में इसने ऐसा बोला है कि पेंसिल ए बी, ठीक है भाई साहब, ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर मूविंग अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, विद द वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, मिरर की भी वेलोसिटी दे रखी है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ ऑफ द इमेज। ओ हो, आप समझो सवाल में क्या पूछ लिया, उसने पूछ लिया फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ ऑफ द इमेज ऑफ द पेंसिल एट द इंस्टेंट ए इज एट द डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। इसका मतलब ये वाली डिस्टेंस दे रखी है 60। ठीक है मेरे भाई, ये डिस्टेंस दे रखी है, ए 60 सेंटीमीटर दूरी पर है, और ये डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 40 पर, ये 40 पर है। ठीक है, ठीक है सर, और फोकल लेंथ कितनी दे रखी है सर, पेंसिल की लेंथ 20 दे रखी है, फोकल लेंथ भी बता दो यार भाई, मजा आ जाएगा, दे दो तो अच्छा है? देख लेते हैं, देख लेते हैं, देख लें। पेंसिल एबी लेंथ देते हैं, मूविंग अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस कनकेव मिरर, बीच इज द वेलोसिटी, अप्रोचिंग द वेलोसिटी, मिरर इटसेल्फ मूविंग अवे, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पेंसिल एट द इंस्टेंट डिस्टेंस। फोकल लेंथ नहीं दे रखी, तो अपने मन से मान ले नहीं दे रखी तो अपने मन से मान ले भाई। ठीक है, बोल दो, जब नहीं दे रखी तो मान ले, सबसे आसान तो 20 है भाई, मैं तो 20 मानूंगा। ठीक है, 20 ही मान ले, सबसे बढ़िया। ठीक है, 20 मान लेगा, सही है, 40 है, बी का यही बनेगा और ए का यही बनेगा। खैर, सवाल का कंसेप्ट समझिए सर। कंसेप्ट ये है कि सबसे पहले हमको निकालनी पड़ेगी लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी लेंथ ऑफ इमेज। ठीक, कि भाई साहब लेंथ ऑफ इमेज कितनी होगी, बोले लेंथ ऑफ इमेज का मतलब, बोले सर लेंथ ऑफ इमेज एल डैश हो जाएगी सर ए डैश बी डैश, या ए डैश माइनस बी डैश का मॉड। ठीक, कि ए यहां पर है तो ए की इमेज कहां बनेगी, पहले वो निकाल ले। ठीक, ठीक है सर, बी यहां पर है तो बी की इमेज कहां बनेगी, भैया वो निकाल ले। ठीक है, ठीक है सर, फिर दोनों को घटा दे। मैंने कहा ठीक, घटा दिया। अब मैंने कहा अब उसको डिफरेंशिएट कर। अब इसमें गलती ये होती है कि तुझे वैल्यू 40 दिख रही है, तो बच्चा क्या करता है कि शुरू में ही 40 वैल्यू पुट कर देता है, शुरू में। अब शुरू में तो 40 वैल्यू पुट कर देगा, तो ए डैश की तेरी लोकेशन आ जाएगी। बोला हाँ सर लोकेशन आ जाएगी। मैंने कहा तो लोकेशन आ जाएगी तो तू उसको कैसे आगे कैसे बढ़ेगा, अबे हमें तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम करना है ना, तो इसका मतलब शुरू में वैल्यू नहीं पुट करनी है, शुरू में आपको वेरिएबल्स के साथ खेलना है। आ रही बात समझ में? मतलब बोले सर जी मतलब ये है कि मान लो ये वाली डिस्टेंस x है, यहां गलती हो जाती है भाई, जब तू इसको x मानेगा तभी तो dx बाई dt 5 रखेगा, इसको तू x मान ले, और इसके करस्पॉन्डिंग इमेज निकाल, इमेज कहां पूछ रही है, आगे बात समझ, जो कि x के रेस्पेक्ट में होगी। ठीक, ठीक है सर। तो सर अगर मैं b का b डैश पूछूं आपसे, b डैश इमेज कहां बनेगी सर, uf अपॉन u माइनस एफ, है ना। ठीक है सर, u कितना है माइनस एक्स, f को सर f को माइनस एफ रहने दे, uf अपॉन u माइनस एफ, दैट इज इक्वल टू एक्स एफ अपॉन ये आ जाएगा f माइनस एक्स। कोई दिक्कत नहीं।
सर बी डैश है, उसी प्रकार से ए की ए डैश निकाल ले। अब ए के लिए भाई ये तो दे रखा है 20 सेंटीमीटर, तो ये x है, तो ये कितना हो जाएगा x प्लस 20। तो a के लिए मैं सीधा x की जगह x प्लस 20 पुट कर दूं, मुझे ये मेहनत द्वारा करनी ही नहीं है। ये a डैश आ जाएगा, वो a डैश आ गया, b डैश आ गया। अब दोनों को अगर मैं घटाऊं, ठीक, दोनों को अगर मैं घटाऊं तो मुझे पता चल जाएगा लेंथ। बोले लेंथ कितना होगा, बोले सर दोनों को घटा दो सर, एक्स एफ बटे एफ माइनस एक्स माइनस एक्स एफ या एक्स प्लस 20 एफ अपॉन एफ माइनस एक्स प्लस 20। ये लेंथ आ गई। अब उसने क्या पूछा है, उसने आपसे पूछा है कि लेंथ किस रेट से चेंज हो रही है। अब या तो तू इसको सॉल्व कर, या साला हे का ही निपटा दे सवाल को। बोले सर उसने ये पूछी है कि सर लेंथ ऑफ द इमेज, सर उसने डीएल डैश बाई डी टी पूछ लिया आपसे, तो इस सबको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। हर जगह डीएक्स बाई डी टी आएगा, ठीक, हर जगह डीएक्स बाई डी टी आएगा, ठीक। थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन सवाल भी तो अच्छा है ना। तो जब तू इसको सॉल्व करेगा, ठीक, तो चाहे तो इसको और आसानी से कर सकता है सॉल्व, जैसे तेरा मन का, तू डिफरेंशिएशन में माहिर है, ठीक। आप इसको सॉल्व कर दो सब जगह, बड़े आराम से सुकून से सॉल्व करो, ठीक है। डीएक्स बाई डी टी आएगा, वहां भी डीएक्स बाई डी टी आएगा, क्लियर है। और ये जो dx बाई dt आएगा, dx बाई dt की वैल्यू आप क्या पुट कर दोगे, बोले सब 5। सवाल फिर से गलत हो जाएगा, क्योंकि dx बाई dt 5 नहीं है, dx बाई dt माइनस 5 है। क्योंकि x लगातार कम हो रहा है इस सवाल में, देख ले x की वैल्यू लगातार कम हो रही है, तो dx बाई dt इटसेल्फ, आप समझ रहे हो, तो आपको उसको -5 वहां पर पुट करना, फिर सॉल्व करके जो आंसर आएगा दैट विल बी योर आंसर। क्लियर है। आई होप क्वेश्चन का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ऑल्दो आई थिंक तुझे अब तक फील आ गई होगी कि हमको फोकल लेंथ की आवश्यकता तो पड़ेगी। और हाँ, और x की वैल्यू यहाँ पर 40 और पुट कर देना, x की वैल्यू 40 भी पुट कर देना। dx बाई dt -5 तो रखोगे ही, लेकिन x की वैल्यू 40 भी पुट कर देना, ठीक है ना। x की वैल्यू 40 पुट, क्योंकि x का भी तो फंक्शन होगा ना, इसका मतलब तुम्हें f की जरूरत पड़ेगी, फोकल लेंथ गिवन होना चाहिए। मैं एक बार क्वेश्चन में चेक कर लेता हूँ कि फोकल लेंथ कितना है, ठीक है ना। तो यहां से तो पता चल रहा है कि फोकल लेंथ गिवन होना चाहिए। मान लो एंड में जाके फोकल लेंथ का टर्म कैंसिल आउट हो गया तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, ठीक है, लेकिन मेरे को लग रहा है कि फोकल लेंथ बचेगा, तो मैं एक बार क्वेश्चन में फोकल लेंथ चेक कर लेता हूं, ठीक है। हाँ, यहां पर जो है फोकल लेंथ की वैल्यू जो दे रखी है वो फोकल लेंथ 20 दे रखी है, 20 दे। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। और एक चीज और भाई सुनो, ये सारी कैलकुलेशन मैंने करी है विद रिस्पेक्ट टू मिरर के रिस्पेक्ट में, समझ रहा मेरी बात। तो इसका मतलब dx बाई dt जो होगा वो तेरा 5 नहीं होगा, वो तेरा 3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, क्योंकि यहां पर मिरर भी मूव कर रहा है। भाई मैंने जब मैं सॉल्व कर रहा था मैंने मिरर पे ध्यान नहीं दिया, ठीक है, लेकिन मिरर भी तो मूव कर रहा है ना यार। तो x किस रेट से चेंज हो रहा है भाई, ये उधर से वो बंदा 5 से भागा चला रहा है, इसकी तरफ वो 2 से भाग रहा है, तो इसका मतलब दोनों के बीच का सेपरेशन चेंज हो रहा है। किस रेट से चेंज हो रहा है, किस रेट, 3 के रेट से चेंज हो रहा है, 3 के रेट से कम हो रहा है, तो इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो प्लीज आप यहां से क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा, मैं आपको टास्क दे रहा हूं, अगर आपके पास समय हो सॉल्व कीजिएगा। f की वैल्यू यहां पे 20 पुट कर देना, और यहां पर x की वैल्यू जो है इस मोमेंट पर 40 पुट कर देना, ठीक है। और dx बाई dt जो है आप पुट कर देना मेरे भाई, कितना सर dx बाई dt आ जाएगा कितना, सर dx बाई dt -3 पुट कर देना, ये चेक कर लेना। ऑल्दो लेंथी दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, इसका मेरे को जो है, मेरे को लग रहा है तरीका ठीक है, सोचने के लिए मिला हमको, ये तरीका भी बुरा नहीं है, अगर मैथ्स अगर इसके आसान मैथमेटिक्स हो तो मेरे को लग रहा है एक तरीका और रहेगा। क्यों ना हम एक काम करें, हम ये निकाल लें कि बी वाला पॉइंट की इमेज किस वेलोसिटी से भाग रही है, बी का बी डैश किस वेलोसिटी से भाग रही है, ए का ए डैश किस वेलोसिटी के साथ भाग रहा है। बोले हाँ सर। मैंने कहा वहां से फिर हम पता कर लें कि लेंथ ऑफ द इमेज किस से चेंज हो रही है। लेकिन इसमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि दोनों की इमेज सेम डायरेक्शन में जा रही है या अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, क्योंकि अगर सेम डायरेक्शन में जा रही होगी तो हम फिर ए की ए डैश जो भी निकाली होगी उसकी वेलोसिटी, ए की इमेज की वेलोसिटी और बी की इमेज की वेलोसिटी वो घटा देंगे, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रही होगी तो दोनों को जोड़ देंगे। करके देख, चलिए मैं करके देखता हूं, ठीक है, अभी टाइम है तो चल एक काम और करता हूं, मैं इसको भी एक बार कोशिश करते हैं करने की। डेटा गिवन ये है, मुझे लग रहा है यहां से सवाल, क्योंकि डेटा काफी प्यारा दे रखा है, f बराबर 20, और ये सपोज दे रखी है ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहां पे क्या है, a और b, a b 40 20, ठीक है। तो भाई पहले मैं पता कर लेता हूं b के लिए b डैश, हमको पता है, सीधा फॉर्मूला हम लगाएंगे, ये खुद आगे जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से। वो मीटर है सेंटीमीटर है,
मीटर है, और फोकल लेंथ वगैरह कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन ठीक ठीक है सर। तो बी के लिए मैं लिखूंगा सर वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर बराबर होता है माइनस एम स्क्वायर टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। ये कहानी होती थी, ठीक है सर। सब बी के लिए 40 है, 2 है इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, मैक्सिमम सॉरी एम की वैल्यू यहां पर हो जाएगी 1। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर जो कि 2 है इक्वल टू माइनस 1 का स्क्वायर 1 रहेगा। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि साफ साफ दिख रही है ग्राउंड फ्रेम में 5 है, 5 आई कैप है, माइनस वेलोसिटी ऑफ ये मिरर है एम लिखा हुआ है, ये दे रखा है 2। ठीक है, ठीक है सर जी। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ बी, बी डैश, जो बी का बी डैश बनना होगा वो कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा सर, मुझे यहां पे दिख रहा है सर, ये 2 उधर चला गया, 2 माइनस 3 तो जा रहा है, 5 में से 2 गया, 3 बचा, 2 माइनस 3 बराबर -1। इसका मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस में भाग रहा है। ठीक है, ठीक है सर। अब मैं बात करता हूं इसके लिए, किसके लिए? ए के लिए। तो पहले ए के लिए बात कर लो। ए के लिए u कितना हो गया -60, f की वैल्यू कितनी है -20, सर b कितना हो जाएगा uf अपॉन u माइनस एफ, 1200 बटे -40 बराबर -30। ठीक है, ठीक है सर जी। मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा -b बाई यू, -b बाई यू कितना है -60 विच इज बेसिकली हाफ। तो अब मैं लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ ए। ठीक है, ए के लिए लिखना चाह रहा हूं सारी कैलकुलेशन ए के लिए। ठीक, तो मैं क्या लिखूंगा सर? वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ ए माइनस मिरर की वेलोसिटी बराबर माइनस एम स्क्वायर टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए की जो कि 5 है -2। दैट मींस वेलोसिटी ऑफ इमेज बराबर आ जाएगा 2 माइनस 3 बटे 4, 4 दूनी 8 में से 3 गया, 5 बटे 4, और ये प्लस आ गया। कोई गलती तो नहीं हो रही है? ठीक है, चेक कर लेते हैं भैया। मैग्निफिकेशन में मैग्निफिकेशन हाफ ही आएगा क्या? ये एफ है, ये 40 था, ठीक है भैया। ये कितना हो गया 60 हो गया, 60 1200 1200 1200 डिफरेंस आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा 40 का, -30 आ गया है, ठीक है। हाफ आ गया, हाफ का एम स्क्वायर टाइम्स 1/2 हो गया सर। ये 5 से भागेगा तो वो 5 में से 3 गया, 2 बचा, ठीक है। 5 में से 2 गया, 3 बचा, ठीक है। 3/4 -3/4 वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, बिल्कुल सही बात है। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज आ गई है 5/4। तो इसका मतलब ये किसकी आई है? ये आई है हमारी ए डैश की। तो दैट मींस एक कोने का इमेज जो है वो जा रहा है तुम्हारा -1 से, और एक कोने का इमेज जा रहा है 5/4 से, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है लेंथ ऑफ इमेज क्या हो रहा होगा? बढ़ रहा होगा। ठीक भाई, इसकी इमेज जहां भी है वो पीछे की तरफ भाग रही है, इसकी इमेज जहां भी है वो आगे की तरफ भाग रही है, बाकी सारे बंदों की इमेज उनके बीच में बनी हुई है। इसका मतलब काइंड ऑफ बढ़ रही है, बढ़ रही है। इसका मतलब हमारा आंसर चला जाएगा फिर 1 + 5/4 बराबर 9/4। ये हमारा आंसर चला जाएगा। चेक कर लेते हैं भाई क्या जा रहा है, 9/4 जा रहा है। ठीक है, यहां से भी करके देखना अगर आपके पास समय है तो। ये मैं बिल्कुल मैथमेटिकल उठाया मैंने स्टार्टिंग में, शुरू में मेरा एक्चुअली मैंने मेरी मैथ्स अच्छी थी जब मैं स्टूडेंट हुआ करता था, ठीक है, अभी भी अच्छी है, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन को कोशिश करता हूँ कि मैथमेटिकली ले जाऊं, क्योंकि उसके बाद ना फिर अगर आपकी मैथ्स को सॉल्व करने की स्पीड अच्छी है तो आप खींच के जल्दी ले जाते हो। खैर, हमने दोनों मेथड देख ली, जो आपको अच्छा लगे आप उससे सीख लीजिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, एक और डरावना सवाल, देख के लगता है डर कि भाई साहब ये कैसे होगा। ठीक है, सवाल में इसने क्या दे रखा है? इसने ऐसा बोला डायग्राम शो द ग्लास। ठीक है, ठीक है भैया, ग्लास है, पानी है, दोनों का म्यू दे रखा है, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन वाटर सर्फेस पास स्ट्रेट एट थ्रो। ठीक है भाई साहब यहाँ से लाइटर फेंकी, नॉर्मली ये सीधी निकलेगी। भाई पानी और ग्लास से डरना मत, μ1 μ2 दे रखा है, सीधी सी बात ये। ठीक है, ठीक है सर जी। अब उसने वेसल को हमने थोड़ा सा थीटा एंगल टिल्ट कर दिया, सच दैट लाइट रे इमर्ज ग्रेजिंग द लोअर सरफेस ऑफ ग्लास। इसका मतलब इस बार ऐसा हुआ है, दूसरे केस में ऐसा हुआ है कि जो लाइट रे सीधी आई है, सीधी, ठीक है, वो लाइट रे यहां से ऐसे निकली है, इस प्रकार से ऐसे निकली। ठीक है, क्या पूछ लिया उसने? बोला पॉइंट थीटा बता दो। अरे यार, सबसे पहली बात तो ये चीज क्लियर करो, याद करो फ्लूइड में एक सवाल मैंने ऐसे दिया था आपको, किया होगा हम लोगों ने, वहां पे किया था कि अगर टिल्ट कर देते तो सरफेस टिल्ट नहीं होगा। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर ये हॉरिजॉन्टल है तो ये भी हॉरिजॉन्टल रहेगा। इस सवाल का डेटा डायग्राम बहुत शरीफों वाला है, सही डायग्राम बना दिया इन्होंने। अगर ये टेढ़ा डायग्राम बताया था ना तो आधे से ज्यादा बच्चे तो वही निपट जाते। लिक्विड का सरफेस हमेशा चाहेगा कि उसका सरफेस एफ नेट के परपेंडिकुलर रहे। ठीक है, तो ये तो ऐसा ही रहेगा, टेढ़ा भी कर देगा तो भी सरफेस ऐसा ही रहेगा।
ठीक है, तो पहला तो यहां से निकलना है। कभी कभी होता है ना कि डायग्राम इस प्रकार का दे दिया, बोले भैया पानी ऐसे उठ गया, ठीक है, पानी ऐसे उठ गया तो भैया लिक्विड का सरफेस भी ऐसा हो गया, इस प्रकार से बना के दे दिया, ठीक है, या फिर लिक्विड का सरफेस कुछ इस प्रकार से बन गया, तेरे को डरा दिया कि हाँ पानी ऐसा आ गया, तो हमें ऐसी फील होती इधर इकट्ठा हो गया पानी। जबकि आइडियली अगर मैं सबको हटा दूं, तो इट शुड बी हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन होनी चाहिए, क्योंकि mg फोर्स नीचे की तरफ है तो उसके परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल सरफेस आना है। अब आई थिंक सवाल आपका क्रैक हो चुका है। ठीक, अब ये तेरा सिंपल सा सवाल है, एडवांस के लिए बढ़िया सवाल है भाई। ठीक है, क्यों बढ़िया सवाल है, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं उसमें, होने वाले जो सवाल होते हैं, बस वहां भी आपने विजुअलाइज कर लिया इस चीज को तो हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, बोले सर जी देखो नॉर्मली है, अब नॉर्मली है तो नॉर्मली जाएगा, ये ले आन दे नॉर्मली, ये ले, यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एंगल आई जीरो, एंगल आर जीरो। अब जब यहां पहुंचोगे तो सर यहां आ जाएगा आपका नॉर्मल, ये इस जगह से ये हो गया, इस जगह का नॉर्मल। अब बात ये कि सर इसने नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाया, मैंने कहा देख तू ऐसे समझ, जब ग्लास तेरा बिल्कुल ऐसे था, मेरे पास ग्लास नहीं है इसी से काम चला ले, जब ये ऐसे था, ठीक है सर जी, तो नॉर्मल ऊपर की तरफ था, ठीक है सर जी, हमने इसको थीटा टिल्ट कर दिया, क्यों, ऐसे था तो नॉर्मल ऊपर है, इसको थीटा टिल्ट कर दिया तो नॉर्मल भी तो थीटा घूम गया, इसका मतलब नॉर्मल जो है आपका वो आपका थीटा टिल्ट हो गया है वर्टिकल से। अरे बात समझ में, तो दैट मींस मैं यहां पे ये बात बोल सकता हूं कि सर ये वाला जो एंगल होगा ये भी आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये भी थीटा हो जाएगा वर्टिकल लेंथ से। आ रही बात समझ में। इसके बाद क्या करना है, मैंने कहा इसके बाद अब आपको बस स्नेल्स लॉ लगा देना है। अब ये कहां जाएगा, बोले भैया पता ना कहां जाएगा, मान ले ये चला गया इधर इस तरह, ठीक है सर जी, ओके, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल लाइन है, ठीक, ये लाइन और ये लाइन दोनों एक देख, ये दोनों लाइन पैरेलल है एक दूसरे के, थोड़ी सी मैथ्स है यहां पर, ये वाली लाइन पैरेलल है, तो इन दोनों लाइन पे जो नॉर्मल होंगे वो भी एक दूसरे के पैरेलल होंगे। इसका मतलब यहां पर अगर मैं एक नॉर्मल ड्रॉ करूंगा ऐसे, तो वो भी इसके पैरेलल ही होगा। ठीक है सर जी, चलो शुरू करते हैं। तो सर कैसे क्रैक करें, मैंने कहा देख लाइट ऐसे जाती है नॉर्मल है, अब लाइट ऐसे चली गई, ठीक है सर जी, ओके, नॉर्मल था, ठीक, अब ये वाला नॉर्मल के साथ एंगल कितना बना, सपोज ये एंगल बन गया आर, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा आर, और ये इधर एंगल कितना हो गया, क्योंकि ऐसे निकली नॉर्मल के परपेंडिकुलर 90 डिग्री, तो मैं स्नेल्स लॉ लगा रहा हूं, मैं लिखूंगा म्यू ऑफ वाटर इंटू साइन थीटा बराबर म्यू ऑफ ग्लास इंटू साइन आर बराबर हवा में चली गई म्यू ऑफ एयर इंटू साइन 90। ये है सवाल, ठीक है, क्या क्या डेटा गिवन है भैया, जब फाइंड थीटा, थीटा तो तुम्हारा यहीं से निकल जाएगा, म्यू डब्ल्यू कितना है 4/3, साइन थीटा बराबर 1/1, तो साइन थीटा बराबर 3/4, इसका मतलब थीटा बराबर साइन इनवर्स 3/4। क्लियर है, ठीक है, बढ़िया सवाल था भाई साहब। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने ये रहा, ये क्वेश्चन काफी स्टैंडर्ड सवाल है, आई होप आपने कहीं ना कहीं क्लास नोट्स में या फिर जो है डीपीपीस, ठीक है, कहीं ना कहीं इसको देखा होगा। आओ एक बार सवाल इसको भी ट्राई कर लेते हैं। इसने ऐसा बोला कि ऑप्टिकल फाइबर है जिसका डायमीटर डी है, मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, सराउंडेड बाय द हवा में है, लाइट को अंदर भेजा गया है एक कोने से जैसा डायग्राम में दिखाया गया है, फाइबर इन द शेप ऑफ द सर्कुलर बैंड है। अब हमें बताओ व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ आर फॉर विच नो लाइट कैन एस्केप आउट ऑफ द फाइबर। तो इसने बोला भाई साहब हमें आर की वो मिनिमम वैल्यू बता दो कि टीआईआर हो जाए, सबका टीआईआर हो जाए। मैंने कहा ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि सर सवाल को क्रैक कैसे करें। अगर मैं एक्सट्रीम रेस पकड़ूं, ये तो मुझे समझ में आ गया कि आर की वैल्यू मिनिमम कहना चाह रहा है, इसका मतलब मिनिमम मैक्सिमम का गेम खेलेगा, फिर से रेंज आएगा, आई शुड बी ग्रेटर देन थीटा सी, फिर से साइन लेंगे दोनों तरफ, तरीका तो यही है। लेकिन कौन सी रेस के साथ खेले, क्योंकि अलग अलग रेस जाहिर सी बात है जब यहां टकराएगी तो नॉर्मल के साथ अलग अलग एंगल बनाएगी। मैंने कहा ठीक है, तो सबसे सबसे करीब वाली रेस कौन सी होगी, बोले सर सबसे करीब वाली रेस होगी सर ये वाली, सबसे करीब वाली ये वाली, ये वाली नीली वाली रेस। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ये नीली वाली रेस होगी, ठीक है। तो अगर मैं इस नीली वाली रेस का कहना मानूं तो ये रेस कहेगी मैं जा रही हूं, मैंने कहा जा जा जा, यहां पर होगा इंटरेक्शन, ठीक है सर। तो सर अगर मैं बोलूं कि ये है हमारा नॉर्मल इस जगह पर, क्योंकि जाहिर सी बात है सर्कुलर शेप है, तो ये हमारा एंगल आ गया आई, ठीक है सर जी, नॉर्मल के साथ जो एंगल आई होता है। सर इस आई को मैं बात करूं, सर आई शुड बी ग्रेटर देन थीटा सी होना चाहिए, तभी आपका टीआईआर होगा।
अब बात आई सर आपने तो करीब वाले के साथ खेला है, सर एक ऐसी भी तो होगी, एक्सट्रीम वाली भी तो होगी ना सर, सर ये वाली भी तो होगी, ये वाली रेस भी तो होगी जो बिल्कुल एक्सट्रीम केस में गई होगी यहां पर, इस जगह पर। आप इसके साथ TIR क्यों नहीं करा रहे? मन कहते ध्यान से देख, अगर मैं इसको भी पकड़ूं, ध्यान से देखना, ठीक है, मैं यहां नहीं, मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं यार, पता चला फिर ये भसड़ मचेगी बहुत, ठीक है। इस प्रकार का डायग्राम है, ठीक है सर। तो मैंने यहां पर बोला कि मान लो एक रेस तुमने पकड़ी है ये वाली, जो बिल्कुल करीब है, लाइट रे, मुझे इसका TIR की कंडीशन लिखनी है, ठीक है सर। ये क्या था सर? ये सेंटर था, और ये क्या हो गया? बोले सर ये इस पे नॉर्मल हो, ठीक है सर। ये एंगल क्या आ गया? मान ले एंगल θ1 है, ठीक। एक रेस वो होगी लाल वाली जो बिल्कुल एक्सट्रीम केस में होगी, हमें तो TIR सबका कराना है भाई, ठीक है सर जी। तो इसके लिए ये नॉर्मल हो जाएगा। मैंने कहा हाँ भैया बिल्कुल सही बात है। अब तुम ये बताओ कि अगर ये एंगल θ1 है और ये एंगल θ2 है तो कौन सा एंगल बड़ा है? θ2 इज ग्रेटर देन θ1 है, ये साफ साफ दिख रहा है। बोले कैसे दिख रहा है सर? मैंने कहा अगर मैं बात करूं साइन θ1, ध्यान से देखना, साइन θ1 सर अगर मैं इस लाइन को x से एक्सटेंड कर देता हूं तो साइन θ होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो साइन θ1 क्या हो जाएगा सर? ये वाली डिस्टेंस x1 बटे हाइपोटेन्यूस विच इज r, ये वाली टोटल आउटर रेडियस। मैंने कहा ठीक है, और इसके लिए साइन θ2 क्या लिखोगे? बोले इसके लिए साइन θ2 में लिखूंगा x2 बटे आउटर रेडियस। तो आउटर रेडियस तो दोनों केस के लिए सेम हो गया, इसका मतलब जिसका x ज्यादा उसका थीटा साइन थीटा ज्यादा, जिसका साइन थीटा ज्यादा उसका थीटा ज्यादा। दैट मींस हमें बात समझ में आ गई है कि सर ये ज्यादा है, इसका मतलब θ2 बड़ा होगा θ1 से। मैंने कहा ठीक है सर, ये सब क्यों कर रहे हो? मैंने कहा मुझे ये तो पता लगा, ये भी तो जस्टिफाई करना है ना कि कौन सी रेस के साथ खेलूं। अब क्योंकि वो चाहता है सबके साथ TIR हो, तो ये क्या मैं ऐसा बोल दूं कि सर θ1 की जो वैल्यू है वो θc से ज्यादा होनी चाहिए। अगर θ1 की वैल्यू θc से ज्यादा हो जाएगी तो हमारा TIR हो जाएगा। बोले हाँ सर। अब क्योंकि जाहिर सी बात है, ध्यान से देखना यहां से। बोले ठीक है सर जी, हमें क्या चाहिए? हमें डी की मिनिमम वैल्यू चाहिए। ठीक ठीक है सर, ओके। तो θ2 क्या है? θ2 खुद हमारा θ1 से बड़ा है। तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि θ1 अगर θc से बड़ा हो गया तो इसका TIR हो जाएगा। बोले हाँ सर इसका TIR हो जाएगा। तो भाई θ1 अगर θc से बड़ा हो गया, θ1 अगर θc से बड़ा हो गया तो θ2 तो θc से बड़ा हो ही जाएगा, क्योंकि θ2 ऑलवेज ग्रेटर देन θ1 है और θ1 ग्रेटर देन θc है। तो θ1 अगर θc से बड़ा हो गया तो θ2 तो ऑलरेडी बड़ा हो ही गया ना, तो उसका तो TIR हो ही गया ना। इसका मतलब अगर हमने इस रेस का TIR करा दिया तो इसका TIR तो हो ही जाएगा। इसके बीच में जितनी भी रेस हैं मेरे भाई उन सबका TIR हो जाएगा। एक का TIR करा दिया तो सबका हो जाएगा। ठीक, दैट मींस हमें किस रेस के साथ खेलना है? हमें खेलना है नीली वाली रेस के साथ। सवाल आपका सॉल्व हो चुका है। चलिए शुरू करते हैं। क्या बोलेगा? बोले सर आई शुड बी ग्रेटर देन θc, दैट मींस साइन आई शुड बी ग्रेटर देन साइन θc। साइन आई क्या होगा? बोले सर अगर थोड़ा परपेंडिकुलर खेलें। मैंने कहा हाँ भैया, ये डिस्टेंस d है, ये r है, तो ये हो जाएगी r माइनस डी। अब जल्दी से कूट पर, साइन आई बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस शुड बी ग्रेटर देन साइन θc छोटा म्यू बटे बड़ा म्यू। ये आ जाएगा 1 माइनस डी बाई आर ग्रेटर देन 1 अपॉन म्यू। ये इधर दैट मीन्स म्यू माइनस 1 अपॉन म्यू इज ग्रेटर देन डी अपॉन आर। इसका मतलब म्यू अपॉन म्यू माइनस 1 इज लेस देन आर बाई डी। और डी को भाई साहब इधर लेके आ जा, ये तेरा निकल के आ गया आर। आर की वैल्यू जो है इससे बड़ी होनी चाहिए, और अगर आर की वैल्यू इससे बड़ी है, डी म्यू अपॉन म्यू माइनस 1 से बड़ी है, तो इसका मतलब अब आप खेल जाओगे। अब बाकी सारा पार्ट मेरे भाई खुद करना। सारी चीजें मैंने आपको सब एक्सप्लेन करती है, ठीक है, सब एक्सप्लेन करती है। बढ़े आगे, नेक्स्ट अगला पार्ट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा सवाल है, देखने में लगता है आसान है, लेकिन कायदे में इसकी जो मैथमेटिक्स है वो ऐसी मैथमेटिक्स है जो शायद आपने कहीं ना कहीं देखी है। मैं इसको डिस्कस कर देता हूं। इसने बोला है कि लाइट रे, आप प्लीज आंसर से मत डरिएगा। सपोज आप ऐसे समझो मैंने μ1 μ2 μ3 की वैल्यू दे दी और फिर सवाल पूछ लिया, तो एडवांस वाले ऐसा कर सकते हैं, μ1 μ2 μ3 की वैल्यू दे देंगे और फिर उसके बाद क्वेश्चन आपसे बेसिक फंडामेंटल पूछ लेंगे। देखो ध्यान से, इसने क्या बोला? रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन ए मीडियम रिफ्लेक्टेड एज μ1 इंसिडेंट ऑन अ पैरेलल रेस, ठीक है, एंगल थीटा के साथ भेजा गया है, ठीक है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम ऑन द अदर साइड इज μ3 विच इज ग्रेटर देन μ1। ये μ1 है, ये μ2 है, μ2 दे रखा ना इन्होंने, ये μ1 μ3 है। पहले चेक कर लेता हूं। रे ऑफ लाइट μ1 पैरेलल ग्लास स्लैब मेकिंग एंगल थीटा ग्लास सरफेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ऑन द अदर साइड ऑफ द ग्लास स्लैब इज μ3 फाइंड द एंगुलर डेविएशन सफर्ड बाय द लाइट। भैया μ2 तो गिवन है ही नहीं, तो भैया मान लो नहीं गिवन है तो क्या हो गया, कोई बात नहीं।
ठीक है, ठीक है सर। तो सर उसने बोला डेविएशन बता दो। तो यार सीधी सी बात ये है कि सबसे पहले, ठीक है, आप देखो लाइट जा कैसे रही है। सर यहां से यहां जा रही है क्योंकि म्यू2 गिवन नहीं है, ठीक है, तो मैं कैसे मान लूं कि भाई साहब वो रेयर से डेंसर है, डेंसर से रेयर जा रही है, तो मान ले भाई साहब डेंसर मीडियम है थोड़ी देर के लिए, ठीक है, कुछ डेटा तो गिवन है ही नहीं। तो ये सवाल अगर तू देखेगा तो लाइट रे पे नॉर्मल तो हो गया मेरे भाई ये इस जगह पर, ठीक है सर। तो सर लाइट रे डेंसर से रेयर अवे फ्रॉम नॉर्मल और रेयर से डेंसर टुवार्ड्स द नॉर्मल, तो भैया ये कुछ ऐसे मुड़ जाएगी। मान ले ये वाला एंगल है R1, तो तू लिख सकता है μ1 इंटू साइन थीटा बराबर μ2 इंटू साइन R1, ठीक है, ठीक है सर। अब ये लाइट यहां पे टकराएगी क्योंकि ये पैरेलल है, ठीक है सर जी। अगर ये पैरेलल है तो ये R1 है तो ये भी R1 हो जाएगा। तो दूसरे सरफेस के लिए मैं लिख सकता हूं μ2 इंटू साइन R1 बराबर, मान लो ये सपोज इस प्रकार नॉर्मल के साथ ई एंगल पे चला गया तो ये आ जाएगा μ3 इंटू साइन ई। जैसे कि आप देख पा रहे हो रिजल्ट बिल्कुल ऐसे जा रहे हैं जैसे प्रिज्म के साथ खेला हो आपने, ठीक है। प्रिज्म में तो ऐसे ही होता था, फर्स्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, सेकंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, ठीक है, बस वहां R1 आता था, R2 आता था, तो यहाँ R और R आ रहा है बस। अब इसके बाद आप खेल जाओगे। सर अगर मैं आपसे डेविएशन पूछूं तो डेविएशन आप क्या लिख सकते हो? बोले भैया डेविएशन लिखेंगे हम डेविएशन 1 प्लस डेविएशन 2, ठीक है, दोनों के डेविएशन को हमको ऐड करना है। अब सवाल आसान है, आप चाहो यहीं पे छोड़ सकते हो, साइन आई के टर्म में जो आपको लिखना है आप वो वहां पे लिख सकते हो, ठीक है। यही सवाल अगर मैं इसको 90 डिग्री सपोज रोटेट कर देता तो यही सवाल आपका इस प्रकार से बन जाता कि हमने एक लाइट रे को ऐसे फेंक के मारा है बाय मेकिंग एन एंगल थीटा, ठीक है। नॉर्मल के साथ एंगल कितना, और इतनी ओ भाई नॉर्मल के साथ थीटा नहीं है, नॉर्मल के साथ 90 माइनस थीटा है, नॉर्मल के साथ 90 माइनस थीटा है, साइन 90 माइनस थीटा, ये वाला एंगल होगा ना नॉर्मल के साथ, ठीक है। तो अब मैं सपोज कोई एंगल दे दूं कि सपोज ये एंगल अल्फा है। अब मैं आपसे पूछूं ये गया गुड़ 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 गुड़, फिर ये गया गुड़ 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 गुड़, डेविएशन बताओ। आप सीधा लिख सकते हो डेविएशन पहले के लिए लिख लो, ठीक है, और दूसरे के लिए लिख लो आई माइनस आर डेविएशन होगा। और ये देख लो कि μ1 μ2 μ3 की वैल्यू क्या है, क्योंकि यहां पर जो है μ2 के बारे में, सॉरी यहां पर जो है μ2 के बारे में इंफॉर्मेशन है नहीं, ठीक है। अब कहां गया सवाल, ये रहा यहां पर। मान ले कोई सवाल आता इसमें μ1 μ2 μ3 देता, फिर तो सवाल आसान हो जाता कि पहले ही बता लेता कि डेंसर से रेयर अवे फ्रॉम नॉर्मल, रेयर टू डेंसर टुवार्ड्स नॉर्मल। आ रही बात समझ में? तो इस हिसाब से आपको यहां पर सवाल को डील करना है। उसके बाद आप चाहो तो अपना आंसर मैच करा लेना, वरना नहीं कराना। वो शायद cos थीटा इसलिए ही आएगा क्योंकि cos थीटा बन जाएगा, ठीक है, ये cos थीटा बन जाएगा, μ2 sin r की वैल्यू उसके बराबर है। उसके बाद आप यहां पर खेल सकते, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं मैं। नेक्स्ट अगला बड़ा ही प्यारा सवाल, याद कीजिए क्वेश्चन हम लोगों ने ऐसा ही किया था कि जिसमें एक लाइट रे को हमने ऐसे भेजा था, एक नहीं बहुत सारी लाइट रे को हमने ऐसे भेजा था और ये एंगल थीटा था, ठीक है। और इसको हमने क्या किया था, सिल्वर किया था, सिल्वर किया था, ठीक है। और ये सारे के सारे यहां आके मिले थे। हाँ सर ये तो सवाल कर चुके हम लोग, तो सर ये सवाल देने की क्या जरूरत है, ये उसी का ही भाई है एक्सपेक्टेड एडवांस के लिए। बस अंतर इतना है इस बार सिल्वर नहीं किया, सिल्वर नहीं किया तो लाइट रे उस तरफ जाएगी, और उस तरफ जाएगी तो इसका मतलब फिर जो है आपका रिफ्रैक्शन का केस हो जाएगा। अभी तक कैसा केस था, रिफ्लेक्शन का था। ये आपका अदर सवाल था, ये कैसा केस है सर, ये एयर है, ये म्यू है, इसका मतलब लाइट रे दूसरे मीडियम में जाएगी। तो कभी कभी ये भी हो जाता है कि हम दिमाग में ये चीज भूल जाते हैं कि हम लोग रिफ्रैक्शन की बजाय रिफ्लेक्शन के साथ सवाल सॉल्व कर देते हैं। कितने बच्चों ने ये काम किया, अगर मैं आंसर छुपा दूं तो काफी सारे बच्चे वो आंसर निकाल कर खुश हो जाएंगे कि यस हमने सवाल कर लिया, ठीक है। कितने बच्चों ने ये गलती करी वो भी अभी कमेंट बॉक्स में टाइप करें, तो मैं इस सवाल को डिस्कस कर देता हूं। बड़ा प्यारा सवाल है, एक बार देख लो, ठीक है। कि सर हुआ ये है कि यहां से लाइट रे हमने भेजी है ऐसे, ठीक है। सर हमें तो बस एक ही चीज पता है, देखो ये म्यू है ये 1 है, उनका क्या पता है, बोले सर स्नेल्स लॉ। कभी भी सवाल में उल्टा पुल्टा मारेगा ना, हमें 2 लॉ पता है, बस 2 लॉ पर ही पूरी ऑप्टिक्स टिकी हुई है। एक है एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और एक है आपका स्नेल्स लॉ μ1 sin i बराबर μ2 sin r। बस इसी पे टिका हुआ है। इसने बोल दिया भैया ये एंगल कितना है, बोले सर ये वाला एंगल है थीटा, ठीक है सर। तो इन्होंने ऐसा बोला ये रे जहां जाके मिलेंगी उसका बता दो, वो फोकस जो होगा जो भी उसका फोकस पे जाके फोकल प्लेन में जाके मिलेंगी, जहां जाके मिलेगी उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ठीक। तो अगर मैं यहां बात करूं कि सपोज ये लाइट रे यहां जाके मिली है ऐसे, इस प्रकार से यहां जाके मिली है लाइक दिस, ठीक। तो इसका कोऑर्डिनेट, सपोज इसका कोऑर्डिनेट x, y है। कैसे निकालें x, y? तो अभी मैं तुम्हें समझाने के लिए
मैं केवल यहां पर एक पॉइंट पकड़ लेता हूं, इस जगह पर ये मान के चल रहा हूं कि ये तुम्हारा x, y है, क्योंकि सारी रेस बनाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर पे प्लीज फोकस मत कीजिएगा। ठीक है, अभी आप इस बात पे फोकस कीजिएगा कि किस हिसाब से मैथ्स यहां पर खेल रहे हैं। ठीक है सर ये एंगल क्या है? थीटा। सर इसको आर बोल दे, मैंने कहा आर बोल दे। सर सबसे पहला हथियार क्या बोले? सर μ1 साइन आई बराबर μ2 साइन आर। सर थीटा बहुत छोटा है क्या? स्मॉल एंगल, यस ठोक दे। थीटा बहुत छोटा है तो μ1 इंटू थीटा बराबर आर। ठीक है, ठीक है सर, ओके सर। सर यहां से एक बात तो समझ मारिए, सर आर बराबर टेन थीटा, थीटा बराबर टेन थीटा, तो आर बराबर, आर वो छोटा है, ये छोटा तो ये भी छोटा है, दिस इज इक्वल टू बाई एक्स। अप्रोक्सीमेशन भरपूर इस्तेमाल का, पता नहीं कौन सा कहां काम आ जाए। ठीक है सर हमें तो एक्स कोमा बाई चाहिए। मैंने कहा सही कह रहा, तो एक्स कोमा बाई चाहिए। ठीक है सर, अब कैसे सॉल्व करें? मैंने कहा ये तो होगी, हमने जो स्नेल्स लॉ लगा दिया। ठीक है, आओ सवाल की तरफ वापस आते हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। सर एक तो इसकी रेडियस गिवन है, म्यू गिवन है। मैंने कहा ठीक है, तो हमेशा ऐसे केस में एक चीज याद रखना, नॉट ओनली इन दिस केस, ऑल्सो फॉर द रिफ्लेक्शन का केस, कि सर इस सेंटर ऑफ इसका, इस कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पर होगा इसका, सीओसी। हाँ सर, तो जो लाइट रे सीओसी से पास करेगी वो इस सरफेस पे नॉर्मली जाएगी, अनडेविएटेड जाएगी, अनडेविएटेड निकलेगी। क्यों? क्योंकि अगर ये पूरा कोई स्फेयर होता, ये पूरा कोई स्फेयर होता, तो जो लाइट रे ऐसे सीओसी से जाती, उसके हर सरफेस पे एंगल आई की वैल्यू जीरो हो जाती। एंगल आई जीरो हो जाता है, एंगल आई तो नॉर्मल के साथ होता है ना, तो नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास करता है। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं, बोले सर अगर मैं यहां से कोई एक लाइट रे ले लूं जो कि सीओसी से पास कर रही है, तो वो सीधी हमें यहां से जाती हुई मिलेगी, लाइक दिस। सीओसी से पास होने वाली लाइन, अरे बात, सीओसी से पास होने वाली लाइन अनडेविएटेड होकर निकलेगी, कुछ इस प्रकार से निकलेगी। भैया आ गया मजा? क्यों? बोले सर इन्होंने बोला ये तीनों, ये सारी रेस पैरेलल है एक दूसरे के, इसका मतलब ये थीटा है, ये इसके पैरेलल है, तो ये भी थीटा हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा। तो मैं यहां से लिख सकता हूं टेन थीटा, ठीक है, टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस कितना होगा सर? ये रेडियस है और ये एक्स है, आर। मेरे को लग रहा सवाल टूट गया, टूट गया सवाल। ठीक है, अब देख कैसे टूटा, देख। सब y की वैल्यू यहां से कितनी आई? सब y बराबर यहां से आ गया x μ1 इंटू थीटा। सब y की वैल्यू यहां से कितनी आई? y बराबर यहां से आ जाएगा r प्लस एक्स इंटू टेन थीटा विच इज थीटा। रेशियो ले लो, ठीक है, रेशियो ले ले, एक बराबर x μ1 अपॉन ये थीटा कैंसिल आउट हो गया, r प्लस एक्स, r प्लस एक्स बराबर x μ1, x उधर चला गया, r बराबर x μ1 माइनस 1, दैट मीन्स x कॉमन निकाल लिया था मैंने, x बराबर r अपॉन वन माइनस वन। देख कोई मैंने कोई उल्टा कोई ऐसा लॉ नहीं लगाया, बस वही फंडामेंटल लॉ और उसी में ही मैंने अप्रोक्सीमेशन के साथ खेल दी। आ रही बात समझ में? ये हमारा x आ गया, और x की वैल्यू अगर तू वापस कहीं पे ही पुट कर दे जहां तेरा मन करे, ठीक है, इतनी सारी वैल्यूज है, यहीं पुट कर दे, ठीक है, तो यहां कहीं पे पुट कर दे, उसके बाद तू y निकाल लेगा। ठीक है, तो मैं एक बार बस x वेरीफाई करा देता हूं, तो अपना y खुद से चेक कर लेना, r अपॉन म्यू माइनस वन, r अपॉन म्यू माइनस, इसके बाद आप खुद कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसान सवाल है, ठीक है, म्यू1 साइन आई बराबर म्यू2 साइन आर लगाना है। नेक्स्ट सवाल, ये सब क्लास में कराए हुए सवाल है, इसकी इफेक्टिव फोकल लेंथ निकाल लीजिएगा। ऑब्जेक्ट पर इमेज बनाने वाला सवाल है, डी की दो वैल्यू आएंगी, याद रखना, एक या तो उसके सीओसी पर इमेज बना दो या उसके पोल पर इमेज बना दो। नेक्स्ट, डेविएशन पूछा है, इसके लिए अलग निकाल ले, इसके लिए अलग निकाल ले। ये लाइट रे बिल्कुल सीधी जा रही थी इस प्रकार से, ठीक है, सीधी जा रही थी, ऐसे इस प्रकार से जा रही थी, इसने इसको इधर डेविएट कर दिया, उधर जा रही थी, इधर डेविएट कर दिया, इसका डेविएशन हो जाएगा आई प्लस ई माइनस ए, इसका डेविएशन हो जाएगा आई प्लस ई माइनस ए, दोनों को सुकून से ऐड कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चंस, ये पहले हम लोग कर चुके हैं, कई बार कर चुके हैं, अब जो क्वेश्चन मेरे बताने का नहीं है बेटा, मैं हिंट देके निकलूंगा, ठीक है, वो आप खुद कीजिएगा। अगला सवाल, इनसे लोड लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, अगर कभी ज्यादा परेशान करे तो भाई साहब इसको रिप्लेस कर लेना, रिप्लेस कर लेना कि कौन सा कॉनकेव है या कौन सा मिरर की तरह से रिएक्ट कर रहा है, उसकी तरीके से आप उसको रिप्लेस कर लीजिएगा। नेक्स्ट, ये सवाल हम लोग देख चुके हैं,
ऑलरेडी हो चुका है। ये क्वेश्चन हम लोग क्लास में भी पहले भी कई बार कर चुके हैं कि लाइट रे को हमने ऐसा भेजा है, यू आर गिवन ए पैराबोलिक मिरर हुज सरफेस सिल्वर, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय द इंटरसेक्शन, इसने इसकी इक्वेशन दे रखी है, लाइट को ऐसी लाइट। ये भी सवाल आपका मैथमेटिक्स से भी कर सकते हो, या जब रिफ्लेक्शन पढ़ते थे उसी टाइम पर हम लोग किया करते थे। करना क्या होता है, यहाँ पे टेंजेंट खींचो, ठीक है, कोई भी लाइट रे दे रखी हो, कोई भी लाइट रे दे रखी हो, पैराबोलिक दे दिया है, जिस पॉइंट पर गया है टेंजेंट खींचो, स्लोप आ जाएगा, ठीक है। अब आपका सवाल मैथ से हो जाएगा, मैथ्स के साथ सवाल बन जाएगा। हमें चाहिए स्लोप किसका, नॉर्मल का स्लोप, तो m1 m2 बराबर -1 होता है, वहां से आप नॉर्मल का स्लोप पता चल जाएगा। तो आप किसी भी पॉइंट पर ही पता लगा सकते हो कि नॉर्मल ने एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया है। तो इंसिडेंट रे ने कितना बनाया है उतना ही रिफ्लेक्टेड रे बनाएगी, उसके बाद आप खेल सकते हो। ये बेसिकली सवाल ऑप्टिक्स का कम है, आपके मैथ्स का ज्यादा है, ठीक है। खुद से ट्राई करो बेटा इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से उसी प्रकार का सवाल हो गया है, ये आप जरूर ट्राई करें, ठीक है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ये, ठीक है। सवाल में क्या दे रखा है, थिन ट्रांसपेरेंट मीडियम और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन प्लेस्ड इन द एयर, ए थिन पैरेलल बीम ऑफ लाइट मोनोक्रोमेटिक वेवलेंथ लैम्डा इंसिडेंस एट ए पॉइंट ओ, ठीक है, एट एंगल ऑफ इंसिडेंस एफ, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल बी ट्रू फॉर द ऑप्टिक्स सिस्टम। भाई सिंपल सा केस है, स्फीयर है, लाइट रे फेंक के मार दी। चलो सवाल देखते हैं पहला, फॉर रे टू कम आउट इन ए स्फीयर आफ्टर द रिफ्रैक्शन थ्रू द इंसिडेंट रे आई शुड बी लेस देन क्रिटिकल एंगल। अब तो खेल जाओगे यार इस पे, ठीक है, दो जगह आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। सपोज ये लाइट रे अंदर गई, यहां जाने के बाद सपोज ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई है, ठीक, तो जितना एंगल ये आर होगा उतना ही एंगल आर हो जाएगा, क्योंकि वाली डिस्टेंस दोनों सेम है। तो म्यू1 साइन आई बराबर म्यू2 साइन आर से आप खेल सकते हो कि 1 इंटू साइन आई बराबर म्यू इंटू साइन आर, और अगर आप चाहते हो कि ये यहीं पे टी आई आर हो जाए, इसके बाद ना निकले, तो आर की वैल्यू थीटा सी के बराबर होना चाहिए, या 1 इंटू साइन 90 हो जाना चाहिए, ठीक है। ठीक है, अगर दूसरी तरफ हवा है तो कह रहा है फॉर रे टू कम आउट ऑफ द स्फीयर आफ्टर द रिफ्रैक्शन थ्रू इट द इंसिडेंट रे आई शुड बी लेस देन द क्रिटिकल एंगल थीटा सी ऑफ द मीडियम ऑफ द स्फीयर। नहीं यार, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आर की वैल्यू थीटा सी से ज्यादा होनी चाहिए, आर की वैल्यू थीटा सी से ज्यादा होनी चाहिए, ये हमको यहां से समझ में आ गया है। अच्छा, अगर मैं क्रिटिकल वैल्यू, अगर क्योंकि ये कह ही रहा है क्रिटिकल एंगल फॉर द मीडियम, अगर मैं क्रिटिकल एंगल निकाल लूं तो क्या लिखोगे इसके लिए, सर इसके लिए हम लिखेंगे साइन थीटा सी बराबर छोटा म्यू बटे बड़ा म्यू, 1/म्यू हो जाएगा, ठीक। और आई की वैल्यू कितनी आ रही है यहां से, सर यहां से आई की वैल्यू 90 डिग्री जा रही है, चेक करके देख ले, ठीक है। ये आ रहा है तो ये आ रहा है, मैं यहां पर इसको टी आई आर कराना चाह रहा हूं, ठीक है। तो एक मिनट रुको, अगर मैं यहां इसको टी आई आर कराना चाहूं, ये आर है, तो सेकंड केस में अगर मैं टी आई आर कराना चाहूं तो हम लिखेंगे म्यू इंटू साइन थीटा सी, मतलब आर की वैल्यू थीटा सी हो जाए ना, सीधा यहां पे थीटा सी भी रख सकता है तू, अगर तू चाहता है कि जस्ट यहाँ टी आई आर हो जाए इस जगह पर, तो ये आर कितना होना चाहिए, थीटा सी होना चाहिए, तो ये भी थीटा सी होना चाहिए, तो साइन थीटा सी आप यहां से खेल सकते हो, ठीक है। तो साइन थीटा सी की वैल्यू कितनी है, 1/म्यू के बराबर है, तो आई की 90 की तरफ जा रही, पहले भी जा रही थी अभी भी जा रही थी, पहला स्टेटमेंट तेरा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट अगला पार्ट, एंगल ऑफ इमरजेंस मेड विद द नॉर्मल फॉर द रे विल बी इक्वल टू द इंसिडेंस एंगल फॉर ऑल वैल्यू ऑफ आइस। ये क्या बात होगी भाई, ये तो हमको साफ साफ दिख रहा है भैया, ठीक है। किसके लिए क्या लिखो, अच्छा एक मिनट चेक कर लेते हैं, इसके लिए हम लिखेंगे म्यू इंटू साइन आर, ठीक है, ठीक, 1 इंटू साइन आर म्यू इंटू साइन आर, और म्यू इंटू साइन आर बराबर सपोज नॉर्मल के साथ एंगल ई बनाया 1 इंटू साइन ई, ठीक है। तो अगर ऐसा होगा तो आई बराबर ई तो हमेशा ही आ गया भाई, सॉरी 1 साइन आई बराबर 1 साइन ई, आई बराबर ई तो हमेशा ही आ गया इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ ये। तो सेकंड ऑप्शन में कह रहा है एंगल ऑफ इमरजेंस फॉर द रे विल बी इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर ऑल वैल्यू ऑफ आई, बिल्कुल सही बात है। इफ एंगल ऑफ आई बराबर 90, अभी हमने चेक करके देख लिया था, आई बराबर 90 हुआ था तो क्या हुआ था मेरे भाई, आई बराबर 90 पे अभी हमने देखा था वो दूसरे उसमें ना टी आई आर, जस्ट टी आई आर हुआ था, ठीक है। इमरजेंट विल कम आउट द ग्रेजिंग सरफेस, जस्ट टी आई आर हो गया था भाई, करके देख ले भाई तू, ठीक है। चौथा ऑप्शन है एंगल ऑफ इंसिडेंस आई सच दैट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट ओ, ठीक है भैया, ये एंगल सपोज आर कहते तो इज इक्वल टू द क्रिटिकल एंगल, आर की वैल्यू थीटा सी के बराबर करनी है फॉर द मीडियम ऑफ द स्फीयर, द इमरजेंट रे विल बी पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। वो कहना चाह रहा भैया आर की वैल्यू, आई मैंने ऐसे सेट किया कि आर की वैल्यू थीटा सी हो गई, तो यहां से जो भी रेस निकलेगी, ठीक है, जो भी रेस निकलेगी, ठीक है, वो इंसिडेंस के पैरेलल होगी। भाई एक बार बता, अगर ये थीटा सी है तो ये भी थीटा सी है, अगर ये थीटा सी है तो ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। आ रही बात समझ में, ठीक है सर जी, ओके। तो अब क्या ये इसके पैरेलल होगी, तो तू खुद सोच, अगर ये थीटा सी है तो इसका मतलब ये 90 होना पड़ेगा इसको, जैसे आई की वैल्यू थीटा सी होती थी तो आर की वैल्यू 90 होती थी, आई की वैल्यू थीटा सी होती थी, आर की वैल्यू 90 होती थी, तो उल्टा भी तो होगा ना, आर की वैल्यू 90 होगी, उधर से लाइट भेजेगा तो इधर से थीटा सी पे निकलेगा। तो सवाल वाला कह रहा है कि हम तो इसको थीटा सी बोलेंगे, तो अगर ये थीटा सी है तो 90 हो जाएगा, और ये थीटा सी है तो ये भी थीटा सी है, तो ये आपका नॉर्मल 90 हो जाएगा। तो क्या ये इसके पैरेलल है,
ये भैया तू चेक कर लो आराम से, सुकून से चेक कर ले इसके पैरेलल है या नहीं है। बोले सर मान के चलो ये नॉर्मल है, मैं इसको बढ़िया से फील लेने के लिए मैं अपने हिसाब से डायग्राम बनाऊंगा। मान लो कि दिस इज आवर नॉर्मल और हमने ऐसे लाइट रे को ऐसे फेंक के मारी है 90 डिग्री पर। अब जो लाइट रे निकली है वो नॉर्मल के साथ थीटा सी पे निकली है, ये सेंटर है, ठीक है, ऐसे समझ, ठीक है, ये थीटा सी पे निकली है, दिस इज थीटा सी, तो दिस इज ऑल्सो थीटा सी। ये अबे यार, ठीक है, ये देखिए ये लाइट रे ऐसे गई है थीटा सी पर, ये है तो ये भी थीटा सी है। ये थीटा सी का मतलब ये हो गया है कि सर जो लाइट रे होगी, ये सेंटर है भाई, सेंटर बड़ा खराब बनाया हमसे, ठीक है, लेकिन संभाल लिए तू, ये सेंटर है, दिस इज आवर डायग्राम, ठीक है ना, ठीक है। लाइट रे ऐसी गई 90 पे तो थीटा सी पे गई, फिर इस प्रकार से जाना चाह रही थी। अब ये नॉर्मल है तो इसका मतलब नॉर्मल के साथ एंगल ऐसे बन जाएगा, ये ऐसे 90 पे निकलेगी, तो फील आती है 90 प्लस 90 180, ठीक है, पैरेलल या एंटी पैरेलल होगी, जबकि ऐसा नहीं है, देख खुद समझ। अब अच्छा एक मिनट ये मत समझना कि इसके साथ ये 90 डिग्री पर चली गई, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये मत समझना कि ये वाली लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ ये सवाल पूछ सकता है कि म्यू की क्या वैल्यू होनी चाहिए कि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए, वो अलग केस हो गया। सर इसमें डायग्राम में तो दिख रहा है, अब यार डायग्राम में यार मैंने थीटा सी डायग्राम मैंने थोड़ा सा अच्छा सा बनाया ना, ऐसा भी तो हो सकता है ना, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि लाइट रे तूने ऐसे भेजी हो, ये सेंटर हो और यहां जाके टकराई हो, ये है, और ये तेरा यहां का नॉर्मल हो गया, इस नॉर्मल पे परपेंडिकुलर ऐसे लाइट रे निकल गई, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, है ना, ठीक है। तो ये चीज है, तो हम ये कैसे पता लगाएं कि सर ये लाइट इसके पैरेलल है या नहीं है। मैंने कहा देख सबसे बढ़िया तरीका डेविएशन का, या तो तू डेविएशन निकाल ले या फिर साफ साफ दिख रही है सर ये इसके पैरेलल तो नहीं है, 2 बार डेविएशन आया है इसका, ठीक है। तो चौथे ऑप्शन में वो कहना चाह रहा है कि इमेजेंट रे विल बी पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। बोले सर ये तो नहीं होगा, क्योंकि एक बार पहले डेविएशन आएगा फिर दूसरा डेविएशन आएगा, दोनों डेविएशन ऐड हो जाएंगे, तो भैया वो 0 तो नहीं होगा, ठीक है। अच्छा सवाल था ये। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, देयर आर टू थिन सिमेट्रिकल लेंसेज कन्वर्जिंग दे रखा है, डाइवर्जिंग दे रखा है, सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है, दोनों अरे यार जो है दोनों लेके आगे पानी में डुबो दिया भाई, खुद से करो, ठीक है, सिंपल सवाल है। तो नेक्स्ट ये भी आसान सवाल है, डरने की कोई जरूरत नहीं है, सब क्लास में करा रखा है, क्लास नोट खोल कर देखना, सब करा रखा है, ठीक है। इसका एल इफेक्टिव निकाल ले और उसके बाद इक्विवेलेंट फोकल लेंथ पूछ रहा है, तो भैया एक ये ले ले, एक ये ले ले और एक ये ले ले, ठीक है। या फिर एक काम करो सीधा लिख लो, पी नेट बराबर 2pl प्लस पीएम। पीएल मतलब लेंस की इफेक्टिव पावर, मतलब कनकेव और कॉन्वेक्स की इफेक्टिव पावर, 1/f1 प्लस 1/f2, इन दोनों को अलग निकाल ले। इसको ऐसे समझ ले कि सर एक तो है हमारे पास ये, ठीक है, सब क्लास में करा रखा है, अच्छे बच्चे तो सब समझ गए होंगे, ठीक है। सर एक तो है हमारे पास ये, ठीक है, और एक है हमारे पास ये, इसको लेंस मान ले, इसको मिरर मान ले, उसके बाद खेल जा, सब क्लास में करा रखा है, ठीक है। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आ जाएगी, कैसे कन्वेक्स की तरह कर रहा है, कनकेव की तरह कर रखा है, सब कर रखा है। अगेन अगला एक और क्वेश्चन, इसकी थोड़ी सी मैथ्स बहुत लंबी चौड़ी है, सवाल मैंने इसलिए दिया ताकि आप कभी इस तरह के सवाल को देखें तो डिसीजन लीजिए कि आपको करना है या छोड़ना है। इसकी मैथ्स का सॉल्यूशन मैं अटैच कर दूंगा, वो सॉल्यूशन आप देख लीजिएगा, पीडीएफ में चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ये सवाल भी हम लोग क्लास में कर चुके हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। पहले इसके लिए रिफ्लेक्शन कराओ फिर उसके लिए कराओ। आर की वैल्यू 9 है, ये 20 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर, इसका मतलब वो वाला फॉर्मूला मत लगाना जिसमें μ3/b माइनस μ2/bu वाला, वो नहीं लगाना इसमें सुकून से करना, पहला रिफ्लेक्शन अलग करो दूसरा रिफ्लेक्शन अलग करो, ठीक है। ये सब क्लास में कर चुके हैं क्वेश्चंस, ठीक है। खुद से कीजिए, कोई नई बात नहीं, आपकी प्रैक्टिस के लिए डाला है सवाल मैंने, ठीक है। एडवांस ने एक बार इस प्रकार का क्वेश्चन भी पूछा था, ठीक है। कभी कहीं कोई दिक्कत आए, ठीक है, तो आप उसको 1/v वर्सेस 1/u के साथ भी खेल सकते हो, जो ग्राफ मैंने बताया था, पैराग्राफ है, आई डोंट थिंक, ये खुद से करो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने ये रहा, सवाल आसानी है, एक बार देख लो सवाल को भी, ठीक है। इसने ऐसा बोला है, पॉइंट सोर्स है, लाइट केप्ट ऐसे डिस्टेंस 150 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कन्वर्जिंग लेंस, एक लेंस है, आपने यहाँ पर एक पॉइंट सोर्स रख दिया है, ठीक है। ऑन इस ऑप्टिकल एक्सिस फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 100 सेंटीमीटर, ठीक है भैया, इसकी फोकल लेंथ दे रखी है भाई साहब 100 और ये दे रखा है 150 सेंटीमीटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे बोला इसका डायमीटर 3 सेंटीमीटर दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रीन प्लेस ऑन अदर साइड ऑफ द लेंस परपेंडिकुलर टू द एक्सिस एट ए डिस्टेंस 200 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, 200 सेंटीमीटर दूरी पर यहाँ पर एक रख दी है भाई साहब स्क्रीन, ठीक है। मिरर नहीं स्क्रीन है, फाइंड द एरिया ऑफ द इल्यूमिनेटेड पार्ट ऑफ द स्क्रीन। तो भैया सीधी सी बात है, यहाँ से लाइट रे निकलेंगी, बहुत सारी लाइट रे निकलेगी, इनफाइनाइट लाइट रे निकलेगी, ऐसे लाइट रे निकलेगी, ऐसे लाइट रे निकलेगी, ऐसे लाइट रे निकलेगी, ठीक। ये सब जाएंगी, हो सकता है इमेज कहीं बीच में बना दे, अगर बीच में बनाएंगे तो फिर वापस इस पे जाकर टकराएंगी, और हो सकता है इमेज उधर बन रही हो तो सब रास्ते में जाके ऐसे
वहां पर जो है एरिया एलिमिनेट हो जाएगा। तो पहले मुझे पता लगाना पड़ेगा कि भाई साहब इमेज कहां बन रही है। तो इसके लिए u बराबर कितना है -150, f बराबर कितना है +100, v बराबर मैं सीधा लिख रहा हूं uf अपॉन u माइनस एफ के फॉर्मूले से, ठीक है, u प्लस एफ के, सॉरी, ठीक है। uf कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 150 के आगे 00 माइनस लगा के, और ये कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ोगे तो ये आ जाएगा -50, ये आ गया 300, ये 200 है। इसका मतलब 300 पे जाके कहीं दूर कहीं यहां पर इमेज बनाने की इसने कोशिश की होगी, लेकिन बनेगी नहीं क्योंकि बीच में लाइट रे ब्लॉक हो गई है। तो वो डायमीटर देने का क्या मतलब है, उसने बोला फाइंड द एरिया ऑफ द इल्यूमिनेटेड पार्ट ऑफ द स्क्रीन। तो यार ये जो भी लाइट रे जा रही है यहाँ पर, ये जो भी जा रही है, ठीक है, सब यहाँ जाने की कोशिश कर रही हूँ इस प्रकार से, जा नहीं पाई होंगी, या अगर कांच का ग्लास लगा देगा मान के चल या कुछ भी, तो ये वाला ऑप्शन, ये वाला एरिया हमको एलिमिनेट होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन उसने पूछा कि हमें तो वो बताओ टोटल एरिया कितना होगा, तो इसके लिए मुझे एक्सट्रीम लाइट रे लेनी पड़ेगी जो बिल्कुल यहां पहुंची होगी, बिल्कुल यहां पहुंची होगी, और यहां से यहां पर उसने क्या किया होगा, एल्यूमिनेशन किया होगा, ये बेसिकली। तो मुझे अब ये वाला एरिया चाहिएगा, ठीक है। इसके लिए सिंपल सी ज्योमेट्री लगा दे भैया, कह दे सर ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये वाला एंगल थीटा है, तो मैं लिख सकता हूं ये डायमीटर हमको पता ही है, तो tan थीटा बराबर, ये डायमीटर है, इसका आधा, डायमीटर कितना दे रखा है 3, ठीक है, तो 3/2 अपॉन ये टोटल डिस्टेंस जो कि 300 है, बराबर tan थीटा बराबर, सपोज इसकी रेडियस r है, ठीक है, ये रेडियस r है, r बटे ये वाली डिस्टेंस 100 कैंसिल आउट, r की वैल्यू आ जाएगी हाफ, तो ये वाला एरिया जो एलिमिनेट होगा वो हो जाएगा πr², पाई 1/2 का स्क्वायर, π²/4, सॉरी पाई 1/4 का स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर चुके हैं क्लास में भाई साहब, खुद से करो, ठीक है। अगला सवाल ये भी क्लास में हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। ये सब आपकी प्रैक्टिस के लिए दिए, ये भी हम लोग कर चुके, सब प्रैक्टिस के लिए। आप ये मत सोचिएगा सर आप इसको डिस्कस करो, ये सब क्लास में करा चुके हैं, एक बार क्लास में खोल के देखो सब होंगे धड़ाक से, इसमें भी कुछ नहीं करना है, ठीक है। इसमें भी क्या करना है, उसने बोला कि भाई साहब ऑब्जेक्ट पर इमेज बन रही है, तो पहला तो इसको हटाओ, इसकी जगह लाओ, क्या है कर देता हूं इसको डिस्कस में। पहले तो आप देखो ऐसे सवालों के लिए क्या 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 क्या, क्या करते थे, पीनेट बराबर 2pl + pm, तो कौन सा करते थे सब, pl बराबर क्या होगा सब 1/fl, फोकल लेंथ ऑफ लेंस कितना होता है सब म्यू -1 1/r1 - 1/r2, ठीक है। चला जा, एक तो कर ही देता हूं मैं इस तरह का सवाल, ठीक। अब चेक करके देख, म्यू कितना दे रखा 1.5 1.5 -1 1/r1, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है 40 20, ठीक, इस तरफ जा रही है -1/r2, ये हो जाएगा। तो इसका मतलब pl बराबर कितना आ जाएगा 1/2 गुणे में 1/20 में से 1/40 जाएगा 1/40, 1/80 आ गया, ये pl की वैल्यू आ गई, ठीक। pm बराबर क्या होगा सर -1/fm, ठीक है, माइनस डेफिनेशन का है, प्लस माइनस की गलती नहीं होनी चाहिए, fm क्या होगा r/2, r कितना है 20, माइनस के साथ ये 2/20 आ गया, ठीक है। तो पीनेट कितना हो गया, पीनेट बोले सर पीनेट हो गया 2 गुणे में pl 1/80 प्लस 2/20, एलसीएम ले लो 4 से गुणा कर दे, ठीक है, 80 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 और तो 10, 10/80 बराबर 1/8, 1/8 तेरा आ चुका है, इसको लिख सकता है तू -1/f के, तो f की वैल्यू आ जाएगी -8, क्योंकि ओवरऑल मिरर की तरह बिहेव कर रहा है, एक कॉनकेव मिरर की तरह बिहेव करेगा जिसकी फोकल लेंथ 8 होगी। ऑब्जेक्ट पर इमेज बनाना है तो उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दो, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दो, तो इसका मतलब जो है यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी सर, रेडियस 2f के बराबर हो जाएगी -16, दैट मींस ये डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, बोले 16 होनी चाहिए, 16 बराबर 4 बीटा, तो बीटा बराबर 4, ठीक है। खैर ये मुझे डिस्कस नहीं करना चाहिए यार, ये आप खुद कर लोगे, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपकी प्रैक्टिस के लिए डाल रखा है, कट करके ऊपर कर दिया, कट करके नीचे कर दिया, ठीक है, तो ये आप खुद से कीजिए। तो आई होप, ठीक है, जितना आपने किया हो बेटा बहुत बढ़िया है, जितना भी आपने किया है, ठीक है, शाबाश, अगर आप टिके हो, जितना मैंने कंटेंट आपको दिया है, ठीक है, अगर उसका आपने 50% भी कर लिया है, मैं 100%, मुझे पता है कि 100% नहीं हो पाया होगा किसी से, लेकिन 50% भी कर लिया है तो ये काबिले तारीफ है। खैर इस बारे में डिस्कशन में आपसे ऑनलाइन क्लास में करूंगा, लाइव क्लास में करूंगा, ठीक है। अभी के लिए देखते हैं लेक्चर, अगर आज रात को तुझे मिल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलेगा तो कल सुबह मिल जाएगा, ठीक है। अभी मैं रात में लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एक्चुअली मैं कोटा आ गया हूँ, है ना, तो थोड़ा सा लेक्चर डिले का रीज़न ये है कि मैं नोएडा में था, तो पहले कल रात आपके लिए लेक्चर रिकॉर्ड किया, फिर उसके बाद ट्रेन पकड़ के फिर यहाँ आया, फिर अर्जुना क्लास ली, ठीक है, तो इस वजह से थोड़ा सा डिले हो गया, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, सुबह चला जाएगा, तुम्हारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, फिर मैं शाम को मिलूंगा, ठीक है।
और शाम को फिर हम लोग प्रॉपर डिस्कशन करेंगे कि आगे की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। शाम की क्लास किसी की छूटनी नहीं चाहिए। मैं लाइव क्लास लूंगा जैसे ही मेरे को मौका मिलेगा। ठीक है, ओके। चलो, अगर जो है मजा आया हो, ठीक है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। ठीक है, अगर जो है टिके हो आप लोग तो ये भी नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें। दिस इज नॉट आवर लास्ट क्लास, ये लास्ट क्लास नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। ये लास्ट क्लास नहीं है, ये मत समझ, इमोशनल मत होना लास्ट क्लास से जा रहे हो, नहीं। अभी तो बहुत कुछ बाकी है मेरे भाई। अभी तो अगले 3 दिन की बढ़िया स्ट्रेटेजी हमको किसी प्रकार से कोशिश करनी है कि अगले 3 दिन कैसे हम लोग पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, क्या या 3 दिन को कैसे बेस्ट आउटपुट निकाला जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट 3 डेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। मिलते हैं लाइव क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए। ठीक है, और नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करना बेटा, सारी बातें दिल खोल के करना।